Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to machine learning. So we're back with our second video on supervised learning setup. एक चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि आपके जहन में बहुत क्लियर हो कि अगरचे ये लेक्चर्स बिल्कुल सेमेस्टर के शुरू में हो रहे हैं, यू माइट बी फीलिंग कि अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है और अभी इतनी तवज्जो देने की क्या ज़रूरत है. इट्स एक्चुअली एंड अनफॉर्चुनेटली क्वाइट द कॉन्ट्ररी. पिछली वीडियो और ये वीडियो are in fact more important than many of the videos जो इसके बाद जिसमें हम actual algorithms को cover करेंगे उन videos से शायद ये ज़्यादा important है. And the reason is कि what we are discussing right now in these lectures is related to all of machine learning, is related to all of supervised learning. जबकि जो अगले algorithms हम पढ़ेंगे उसमें काफ़ी बातें ऐसी होंगी जो उस particular algo के बारे में होंगी. तो ये ज़रूर जहन में रखिए कि जो कुछ आप अभी सीख रहे हैं ये इसेंशियल है आपके मशीन लर्निंग प्रैक्टिस करने के लिए. अच्छा, दूसरी बात इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि इसमें जो हम गलतियाँ पॉइंट आउट कर रहे हैं वो ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि अक्रॉस द बोर्ड आपको मशीन लर्निंग में होती हुई नज़र आती हैं. और आप हैरान होंगे कि ऑल द वे अप टू रिसर्च पेपर्स जो सबमिट होते हैं कॉन्फ्रेंसेस के अंदर उसमें ये मिस्टेक्स बहुत फ्रीक्वेंटली होती हैं और इनको पकड़ के वापस रिव्यू के लिए वापस भेजना पड़ता है ऑथर की तरफ एज अ रिव्यू कि ये मिस्टेक हुई भी है वहाँ पर. तो लिहाजा बहुत तवज्जो से इन शुरू के लेक्चर्स को सुनिए. दिस विल प्रॉब्ली बी द लास्ट वन ऑन दिस टॉपिक राइट नाउ और अगले लेक्चर से इंशाल्लाह आई प्लान टू स्टार्ट ऑन एक्चुअल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स. अगर बीच में कोई और टॉपिक आ गया जो मुझे लगा उससे पहले कवर होना चाहिए तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट. अदरवाइज विल जस्ट स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एल्गोरिथम. सो आज के लेक्चर में हम पिछली लेक्चर की गुफ्तगू को मुकम्मल करेंगे जिसके अंदर हमने सुपरवाइज लर्निंग के सेटअप की कुछ इनिशियल चीज़ें देखी थी. यानी हमारे फीचर स्पेसेस क्या होते हैं, फीचर वेक्टर्स क्या होते हैं, लेबल स्पेसेस क्या होते हैं, एंड हाउ डज दैट मॉडिफाई द टाइप ऑफ प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, वेदर इट्स अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम और अ रिग्रेशन प्रॉब्लम. एंड देन वी स्टार्टेड लुकिंग एट हाइपोथेसिस स्पेसेस, and within those hypothesis spaces the various hypothesis classes, and within those hypothesis classes the actual hypothesis that you choose for a particular problem type or what you optimized for a particular problem type. और अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था कि हाइपोथेसिस स्पेस में से हाइपोथेसिस क्लास की सिलेक्शन इज़ मोस्टली द जॉब ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट. और फिर उस हाइपोथेसिस क्लास के अंदर उस पर्टिकुलर स्मॉल एज को ढूंढना दैट इज़ यूजुअली एन ऑप्टिमाइजेशन टास्क. यूजुअली नॉट ऑलवेज, हम ऐसे भी एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे जो ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एज को ढूंढने के लिए, लेकिन फॉर मैनी एल्गोरिथम्स इट इन्वॉल्व्स एन ऑप्टिमाइजेशन स्टेप. सो लेट्स बिगिन जी, लेट्स मूव ऑन विद सुपरवाइज्ड लर्निंग सेटअप. इस लेक्चर के लिए भी हमारा रेफरेंस एग्जैक्टली सेम है प्रोफेसर किलियन वाइनबर्गर के कॉर्नेल के लेक्चर्स जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं. इनफैक्ट आई फॉलोड देम वेरी क्लोजली फॉर दीज टू वीडियोज़. उनमें बिल्कुल मैंने उन्हीं का पैटर्न फॉलो किया बिकॉज आई थिंक ही रियली गोज़ ओवर द होल थिंग एज अ वेरी नाइस समरी जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं और उसके मैथमेटिकल बेसिस भी कवर हो जाते हैं. तो अगर आप सप्लीमेंट करना चाहें इन लेक्चर्स को तो फील फ्री टू विजिट देयर कोर्स वेब पेज देयर एंड लिसन टू देयर वीडियोस. आई थिंक उन्होंने 3 लेक्चर्स में इन चीज़ों को कवर किया हुआ है बट दे हैव शॉर्ट लेक्चर्स. तो बट एनी हाउ, अच्छा जनाब, सो ये ब्रीफ रिकैप. हमने पिछली क्लास के अंदर ये देखा था कि हमारे पास जो सुपरवाइज लर्निंग का सेटअप है उसमें वी हैव अ डेटा सेट डी विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ फॉर ईच ऑफ द इंस्टेंस. जैसे कि अगर आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं तो n 10 होगा और आपके पास 10 ये पेयर्स होंगे. हर पेयर के अंदर यू हैव अ फीचर वेक्टर जिसको हम इनपुट भी कहते हैं या इनपुट फीचर वेक्टर कहते हैं, और जिसमें हम कैप्चर कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को उस स्टूडेंट के या उस प्रॉब्लम के या जिस भी चीज़ के ऊपर हम क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन करना चाह रहे हैं. एंड देन वी हैव अ लेबल, और वो लेबल जो है वो डिस्क्रीट वैल्यूड भी हो सकता है, वो रियल वैल्यूड भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि इफ़ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम और a regression problem. And we also saw कि ये जो x और y हैं ये इन दो स्पेसेस x और y, कैपिटल x और कैपिटल y से सैम्पल होके हमारे पास आ रहे हैं. उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि ये सारे का सारा डेटा जो है ये हमने सैम्पल किया हुआ है एक डिस्ट्रीब्यूशन p से. ये ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन p की हमें रसाई हासिल नहीं है. दिस इज़ एन इल्यूसिव डिस्ट्रीब्यूशन. हमें नहीं मालूम कि ये क्या है और हम नहीं अपने अवेलेबल नॉलेज से मालूम कर सकते कि ये एग्जैक्टली क्या है. अलबत्ता हम इसको एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं और आज के लेक्चर में इसकी बात मजीद होगी. ठीक है, सो दिस इज़ अ रियल वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट फिनोमेना जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन करने में. सो फाइनली आपके पास आपके इनपुट फीचर वेक्टर्स हैं, आपके पास लेबल स्पेसेस हैं, एंड देन यू ट्राई टू क्रिएट अ मैपिंग between these input feature vectors
एंड योर आउटपुट्स, योर लेबल्स, इनमें आप मैपिंग क्रिएट करते हैं और उस मैपिंग के लिए आप एक एज फाइंड करते हैं। ये एज, जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं या हाइपोथेसिस फंक्शन कहते हैं, ये मैप करता है आपकी इनपुट को आउटपुट के ऊपर। ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, लर्न करने की कोशिश करता है द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस डिमेंशंस ऑफ दिस फीचर वेक्टर एंड द आउटपुट। इसको हम ढूंढते हैं जाकर एक हाइपोथेसिस स्पेस में, जैसे कि हमने अभी भी चंद मिनट पहले बात की। इस हाइपोथेसिस स्पेस के अंदर हम यूं भी कह सकते हैं बहुत सी हाइपोथेसिस क्लासेस हैं विच कुड ब्रॉडली कॉरस्पॉन्ड टू योर मेजर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, योर परसेप्ट्रॉन्स, योर डिसीजन ट्रीज, योर न्यूरल नेटवर्क्स, योर बेजियन क्लासिफायर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उसके बाद हमारा गोल ये होता है कि जब हम ये एज लर्न कर लें तो नाउ वी फाइंड आउट अ न्यू डेटा पॉइंट जो कि हमारे ट्रेनिंग डेटा में मौजूद नहीं था, लेकिन ये उसी डिस्ट्रीब्यूशन पी से आ रहा हो जिससे आपका ओरिजिनल डेटा सेट आया था। और हमने पिछले लेक्चर में बड़ी तफसील से इस चीज़ की बात की थी कि वाई बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ वी पास दिस एक्स थ्रू दिस एच एंड दिस एच गिव्स अस एन एच ऑफ एक्स। और हमारी ख्वाहिश ये होती है कि ये एच ऑफ एक्स जो है ये y से बहुत करीब हो, इफ़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल। सो अल्टीमेटली द आइडियल इज़ कि ये एच ऑफ एक्स इक्वल टू y हो, या एटलीस्ट विद हाई प्रोबेबिलिटी ये इक्वल टू y हो। लेकिन अगर ये क्लोज इनफ टू y हो विद इन अ पर्टिकुलर टॉलरेंस लेवल तो तब भी हम खुश हो जाते हैं, एंड वी सेलिब्रेट एंड वी से कि ये वी हैव क्रिएटेड आवर फर्स्ट क्लासिफायर और रिग्रेसर। अच्छा जनाब, इसके बाद हमने हाइपोथेसिस स्पेस को देखा था एंड वी सॉ कि जी हाइपोथेसिस स्पेस को किस तरह से हम हाइपोथेसिस क्लासेस से बना हुआ एज्यूम करते हैं, और फिर उसके बाद हाइपोथेसिस क्लास चूज करना हमारे डेटा साइंटिस्ट का काम है। और उस हाइपोथेसिस क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल डिसीजन ट्रीज के अंदर बेस्ट डिसीजन ट्री ढूंढना, या परसेप्ट्रॉन, सारी पॉसिबल परसेप्ट्रॉन्स के अंदर से वो परसेप्ट्रॉन लाना जो मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी, या वो न्यूरल नेटवर्क पर्टिकुलर लाना विद ऑल ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के न्यूरॉन्स कितने हैं और कहाँ से कहाँ कनेक्शंस हैं और फुली कनेक्टेड है या नहीं है, लेयर्स हैं कितनी हैं, एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें आपके न्यूरॉन्स की जो क्लास है उसके अंदर से ढूंढनी पड़ेगी कि कौन सा न्यूरल जो न्यूरल नेटवर्क्स की जो क्लास है उसमें ढूंढनी पड़ेगी कि कौन सा न्यूरल नेटवर्क हमारे लिए बेस्ट न्यूरल नेटवर्क है, राइट। और ये जो सेकंड स्टेप है ये ऑफन ऑप्टिमाइजेशन के तरीकों से इंप्लीमेंट होता है, या बाज़ केसेस में जैसे हम बेजियन क्लासीफायर्स में देखेंगे कि इसमें ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, कि उसके बगैर भी बहुत अच्छा चलता है। एंड दोज आर लाइक अ स्पेशल क्लास ऑफ एल्गोरिदम्स विच आर रियली इंटरेस्टिंग फॉर अस। उस पर हमें काफ़ी डिटेल्ड हमारे डिस्कशन होगी जब हम इंशाल्लाह उस पर पहुँचेंगे। अच्छा जनाब, सो अब पिछली मरतबा हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे और आपसे कहा था कि अगले लेक्चर से पहले सोच कर आइएगा। सो आई होप कि आप सोच कर आए होंगे। वैसे तो आई रियली होप कि आप ये पहले नहीं देख रहे होंगे और ऐसा नहीं होगा कि आप ये वीडियो पहले देख रहे हैं और वो वीडियो बाद में देख रहे हैं। सो इन दिस ऑनलाइन लर्निंग ऑल वियर्ड combinations of stuff happen, लेकिन आई होप कि आप सही तरतीब में देख रहे हैं, बिकॉज वट एवर आई से इज थॉरली लिंक्ड टू वट एवर आई ऑलरेडी सेड। खैर, हमने ये कहा था कि एज के अंदर से हमने यानी ये स्मॉल एज ढूंढना है और ढूंढना है इस कैपिटल एज के अंदर। तो ये ढूंढें कैसे? पहला तरीका हमने सोचा था जी इस एज के अंदर जाएं और रैंडमली जाकर उठा लें। Why wouldn't this work well? This won't work well, I hope you realize that much. Why wouldn't this work well? अच्छा, इसकी एक एग्जांपल समझिए। आप फ़र्ज़ कीजिए आप कंप्यूटर प्रोग्रामर तो हैं ना, आपको कोई एक प्रॉब्लम पड़ गई। फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉर्टिंग का काम करना था या कोई सर्च का काम करना था। सो यू वांटेड टू सॉर्ट 1000 नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। यानी आपने उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करना था। और मैं आपसे कहता हूँ इसका प्रोग्राम चाहिए, और आप कहते हैं अच्छा ठीक है, मेरे पास एक प्रोग्राम स्पेस है PR, ये एक सेट है जिसमें दुनिया के सारे प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं। सो इसमें सॉर्टिंग भी है, सर्चिंग भी है, इसमें वीडियो प्ले भी है, ऑडियो प्ले के प्रोग्राम भी हैं, इसमें वेबसाइट दिखाने के प्रोग्राम, जितने प्रोग्राम इस कायनात के अंदर मौजूद हैं ना, वो सब के सब इस सेट के अंदर पड़े हुए हैं। P1, P2, PR1, PR2, PR3, PR4, वो सारे प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं। दिस माइट बी एन इन्फिनिट सेट। अच्छा, और अब आप ये कहते हैं कि अच्छा ये जो प्रॉब्लम आपको आ रही है ना कि आपने 1000 नंबर्स को सॉर्ट करना है, यहाँ से एक रैंडम प्रोग्राम उठाकर इस पर लगा दें। हाउ लाइकली इज दैट टू वर्क? इट्स नॉट लाइकली टू वर्क, राइट। सो वही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर एज में से आपने रैंडमली एक कोई पर्टिकुलर
एज चूज कर लेना है, स्मॉल एज चूज कर लेना है, तो दैट्स हाईली लाइकली दैट इट वोंट वर्क। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपने अपनी एज की, कैपिटल एज की डेफिनेशन इतने कंस्ट्रेंड अंदाज में की, और ये आप पहले देख चुके हैं कि मैंने कैपिटल एज की एक डेफिनेशन की थी जिसमें मैंने कहा था कि सारे पॉसिबल मशीन लर्निंग मॉडल्स, फिर मैंने उसकी एक और डेफिनेशन की जिसे मैंने हाइपोथेसिस क्लास कह दिया, जिसके अंदर खाली एक पर्टिकुलर टाइप थी, लेट्स से सारे डिसीजन ट्रीज या सारे परसेप्ट्रॉन्स या सारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के फॉर्मेशंस उसमें पड़े हुए। अब ये कंस्ट्रेन कर दिया, आप इसको और भी कंस्ट्रेन कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन एन एज, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी में एग्जाम्पल में देता हूँ, मैं कहता हूँ जी पी आर, let's redefine PR as all programs that sort, all sorting programs, all sorting algorithms. Now choosing one randomly from here and applying it to your problem of sorting 1000 integers, now it might work. It may not work the best way, it may not be the most optimized algorithm for your problem, but it may work. इसी तरह से अगर आप यहाँ एज को भी कंस्ट्रेन कर देते हैं तो देन द रैंडम choosing may work, but you can very well understand कि this is probably not the best way of searching for your small h। ठीक है, एक और देखते हैं। दूसरी चीज जो हमने बात की थी वो ये थी कि अच्छा आप exhaustively सर्च कर लें, meaning you go to every instance in your capital H and then you try to find the most appropriate instance within that। मोस्ट अप्रोप्रिएट को अभी हमने डिफाइन करना है, लेकिन चलें जिस भी तरह वो डिफाइन हो रहा है, बट यू सर्च दिस स्पेस एग्जॉस्टिवली, यू गो टू ईच एंड एवरी लोकेशन। अच्छा, इसमें क्या मसला होगा? इसमें मसला ये होगा कि ये एज की स्पेस बहुत बड़ी है, जो अभी मैंने आपको पहले मिसाल दी है प्रोग्राम्स की। फर्ज करें सारे कायनात के प्रोग्राम्स एक सेट में पड़े हुए हैं और आप एग्जॉस्टिवली हर प्रोग्राम को एक एक करके अपनी प्रॉब्लम पे लगा कर देखना चाहते हैं कि रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं या नहीं। इट्स गोना टेक अ व्हाइल। These numbers of programs may be way more than, I don't know, the number of atoms in the universe, or number of electrons in the universe, or whatever. So even if it's a finite number, it will be a very 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 big number. तो ये computationally impossible होगा कि आप exhaustively अपने एज को सर्च कर सकें और उसके अंदर से एज निकाल सकें। So जब exhaustive searching मुमकिन नहीं होती, जब randomly selection करना मुमकिन नहीं होता, तो फिर पीछे क्या रह जाता है? Then you find some better way of cutting through this space कि आप इसके उस हिस्से तक पहुंच सकें जहां पे आपको काम की चीज़ें मिल रही हों, जहां पे आपको ऐसे प्रोग्राम मिल रहे हों जो आपके फ़ायदे के हैं, राइट? और बाकी आज का लेक्चर जो है उसका एक मेजर हिस्सा कटिंग थ्रू दिस हाइपोथेसिस स्पेस भी, एटलीस्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर इज अबाउट हाउ डू यू evaluate your function h and then how do you search for this h in the capital H। ये सर्चिंग वाला हिस्सा जो ऑप्टिमाइजेशन है वो तो ऑब्वियसली एल्गोरिथम्स के साथ आएगा, लेकिन आज हम ये समझ लेंगे कि अच्छा h और बुरा h क्या क्या होता है और इनको रफली किस किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं। अच्छा जनाब, सो एच इज़ यूजली चूजन बाय, ये मैंने बात आपसे पहले की, इट्स चोजन बाय डेटा साइंटिस्ट बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। और जो दूसरा वाला एच है, छोटा वाला एच है, ये हमें एफिशिएंटली एस्टिमेट करना पड़ता है और इट रिक्वायर्स ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। ठीक है, ये बात हो चुकी है। अच्छा जनाब, सो पहली चीज़, हाउ डू यू इवेल्यूएट योर एच? एक आपने फंक्शन निकाल लिया है इस कैपिटल एच में से, कैसे पता लगे ये अच्छा है या बुरा? तो आप सिंपली ये करते हैं, you calculate the average error of h in predicting y। h का काम यही है ना कि given x आपका h of x देगा जो कि y के करीब होना चाहिए। सो हम बेसिकली इस चीज़ को यूज़ करेंगे और इससे इवेल्युएट करेंगे कि हमारा ये h कितना अच्छा है। जिस कैंडिडेट h को, लेट मी कॉल दैट h स्टार, जिस कैंडिडेट h को मैं देख रहा हूँ वो कैंडिडेट h कितना अच्छा है। So I'll now try to figure out a relationship between this h of x and y, जिसकी बेस के ऊपर हम numerically capture कर सकें, काउंट कर सकें कि whether my hypothesis function was good or bad, और compare between two hypothesis functions कि उनमें से एक अच्छा है या दूसरा अच्छा है। ठीक है, इसके लिए हम जो चीज़ बनाएंगे उनको हम लॉस फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, सो यानी कैलकुलेटिंग द एवरेज एरर ऑफ h इन प्रेडिक्टिंग y, क्योंकि ये एक लॉस फंक्शन है, एक्यूरेसी फंक्शन नहीं है, लिहाजा स्मॉलर इज बेटर। अगर इसमें ये फंक्शन हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि अगर ये छोटा आंसर दें तो सिर्फ उस वक्त दें जब फंक्शन बहुत अच्छा है, आपका एज बहुत अच्छा है, कम गलतियां कर रहा है। और ये बहुत बड़ा आंसर देंगे, लेट्स से 100% लॉस करेंगे जब आपने कोई एक भी चीज़ सही जवाब नहीं दिया। और 50% लॉस का ये मतलब होगा कि आपके एज की बताई हुई इंफॉर्मेशन इतनी अच्छी है जितना कॉइन टॉस है। सो अगर आप एक सेल्फ ड्राइविंग कार से ये पूछ रहे हैं कि या ये जानना चाहते हैं कि सेल्फ ड्राइविंग कार क्या अच्छा डिसीजन करेगी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाने का अगर रास्ते में एक चौक आ जाता है, ठीक है, सिग्नल्स पे आप आ जाते हैं, वहाँ से अब आपने राइट टर्न करना है या लेफ्ट टर्न करना है,
तो क्या वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन कर रही है, यानी इज द डिसीजन लीडिंग अस टू अ मोर ऑप्टिमाइज्ड राउट टू आवर डेस्टिनेशन, और उसका डिसीजन 50% ऑफ टाइम्स ठीक होता है और 50% ऑफ द टाइम्स गलत होता है, तो फिर आप बेहतर है कि उसके एआई वाले मॉड्यूल को निकाल के साइड पर रख दें, वहाँ पर एक कॉइन रख दें और वो कॉइन टॉस कर लिया करें, वो भी 50% ऑफ टाइम आपको बेहतर राउट की तरफ ले जाएगा बिटवीन दीज टू डायरेक्शंस जो आपको मिल रही हैं। अच्छा जनाब, ओके, सो नाउ विल बी लुकिंग एट आवर फर्स्ट लॉस फंक्शन जिसको हम कहते हैं 0-1 लॉस। अब यहाँ मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं और उसके बाद फिर मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो पॉज करें। यहाँ पर ये जो बीच में डेल्टा फंक्शन लिखा हुआ है ना, डेल्टा एच ऑफ एक्स आई इज़ नॉट इक्वल टू वाई आई, इसकी डेफिनेशन ये सामने लिखी हुई है। ये सामने रखते हुए अब ज़रा वीडियो पॉज करें और इस पूरी चीज़ को देखकर ये समझें कि ये लॉस फंक्शन क्या चीज़ रिटर्न कर रहा है और क्या कर रहा है। आई होप कि आपने पॉज किया और आई होप कि आपने इसको समझने की कोशिश की। अब ज़रा इसको देख लेते हैं, हिस्सों हिस्सों में देख लेते हैं। सबसे पहला हिस्सा जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, एंड लेट मी इंडिकेट दैट इन रेड, वो ये वाला है। इस हिस्से के अंदर आप कह रहे हैं सो योर लॉस फंक्शन 0-1 लॉस फंक्शन फॉर अ पर्टिकुलर एज, एक हाइपोथेसिस के ऊपर ये लॉस निकाल रहा है। और वो लॉस किस तरह से निकाल रहा है, ये डेल्टा फंक्शन कहता है कि अगर मेरा हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द फीचर वेक्टर इक्वल नहीं है ट्रू लेबल के, यानी जो जवाब आपने मॉडल से चाहा था कि वो जवाब दे, अगर वो उसके सही लेबल के इक्वल नहीं आ रहा, यानी वो सही जवाब नहीं दे रहा, तो आपने क्या करना है, जो यहाँ डिफाइन हुआ हुआ है। अगर इक्वल नहीं आ रहा तो आंसर कहना है 1, और अगर इक्वल आ रहा है तो आंसर कहना है 0। लॉस फंक्शन है ना, गलतियां काउंट करता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि मेरे सामने आपका पेपर हो और मैंने बाइनरी मार्किंग करनी हो, उसमें 100 सवाल हैं। अब मैं करूंगा क्या, मैं शुरू से शुरू हो जाऊंगा और मैं देखूंगा कि जी इस सवाल का जवाब इसने सही दिया है तो 0, गलत दिया है तो 1। गलत पे 1 क्यों, क्योंकि मैं आपकी गलतियां गिनना चाह रहा हूं, मैं सही नहीं गिनना चाह रहा फर्ज करें। तो मैं सारी गलतियों को 1-1-1-1 मार्क कर दूंगा, सारे सही जवाबों को 0 कह दूंगा और आखिर में मैं इसका सम कर लूंगा। जब मैं पूरे पेपर पे इसका सम करूंगा तो मेरे पास टोटल मिस्टेक्स आ जाएंगी कि आपने मेरे पूरे एग्जाम में कितनी गलतियां की हैं। वही चीज़ आप यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसने पूरे के पूरे डेटा सेट पर, इन दिस केस यू कैन सी कि ये 1 से n तक जा रहा है, तो इसने इसको ट्रेनिंग डेटा पर लगाया हुआ है। सो दिस इज कैलकुलेटिंग द मिस्टेक्स committed by your h on your training data itself। और क्योंकि ट्रेनिंग डेटा के तो लेबल लगे हुए हैं तो लिहाजा वहां पर h of xi को सही yi से कंपेयर करना मुमकिन है। ठीक है, तो यहां तक हमारे पास टोटल एरर आ गया, टोटल एरर्स ऑन द ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ क्या किया है, एवरेज निकाल लिए। वरना क्या होता, अगर मैं दो एज को कंपेयर कर रहा होता, h1 और h2 को, और एक को मैं बड़ा डेटा सेट दे देता, एक को छोटा दे देता, तो अब ये नंबर ऑफ एरर्स कंपेरेबल ना रहते। सो लिहाजा बजाय इसके कि मैं टोटल एरर कैलकुलेट करूं, मैं एवरेज एरर कैलकुलेट कर लेता हूं कि व्हाट्स द एवरेज नंबर ऑफ मिस्टेक्स कमिटेड बाय दिस एज ऑन द ट्रेनिंग डेटा। यहाँ पे हम ट्रेनिंग डेटा की बात कर रहे हैं, लेकिन एनी हाउ यहाँ पे कुछ टाइड नहीं है ट्रेनिंग डेटा से, यहाँ पे कोई भी डेटा सेट रखा जा सकता है प्रोवाइडेड कि आपके पास लेबल्स अवेलेबल हैं उसके। ठीक है जनाब, सो इट काउंट्स द एवरेज नंबर ऑफ मिस्टेक्स इन प्रेडिक्टिंग वाई, इट रिटर्न्स द ट्रेनिंग एरर रेट, यहाँ जिस तरह डिफाइन हुआ है इट्स गिविंग यू द ट्रेनिंग एरर रेट। अब कुछ इस फंक्शन के बारे में और बात हो जाए, ये कंटिन्यूस भी नहीं है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है। आप कहेंगे ये इसकी क्या जरूरत पड़ गई, ये अचानक बात क्या हो रही थी, कंटिन्यूस कहाँ से आ गया, डिफरेंशिएबल कहाँ से आ गया, इस तरह का तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा था। बिल्कुल नहीं हो रहा था, आप ठीक कह रहे हैं। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी जिस वक्त हम ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर आएंगे, तो 2-3 हफ्ते बस सब्र कर लें। उस वक्त हम ये देखेंगे कि जिन चीज़ों से हम लॉस या कॉस्ट निकलवाते हैं किसी भी काम की, उनके डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस होने से हमें बड़े फ़ायदे होते हैं। सो इन ऑप्टिमाइजेशन वी प्रेफर कॉस्ट फंक्शंस या लॉस फंक्शंस विच आर बोथ कंटिन्यूस एंड ऑल्सो डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस पर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप खुद देख सकते हैं कि the way we have defined this delta function, the way we have defined error, ये चीज़ कैटेगोरिकल डेटा पर लग सकती है, यानी ये बाइनरी पे लग सकती है, मल्टी क्लास पे लग सकती है, लेकिन रिग्रेशन के ऊपर इसको लगाने की इस डेफिनेशन में सेंस नहीं बन रही, राइट। तो ये क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम्स में नॉर्मली 0-1 लॉस यूज होता है लॉस फाइंड करने के लिए, और बाइनरी और मल्टी क्लास दोनों के ऊपर ये लग सकता है। जो प्रिडिक्शन थी, क्या वो चीज़ इसने सही प्रिडिक्ट किया था या नहीं किया था। ठीक है, तो गलती और सही यानी दो ही खाली ऑप्शंस हो, आइदर इट गॉट इट रॉन्ग और इट गॉट इट राइट। तो ये दो को नापने के लिए, काउंट करने के लिए वी कैन यूज 0-1 लॉस। Alright, so our second loss function, the squared loss। वीडियो पॉज करें और अपने आप को समझाने की कोशिश करें कि यहाँ पर क्या हो रहा है। So I hope you did as I requested। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है h of xi आपकी प्रिडिक्टेड आंसर है,
प्रिडिक्टेड लेबल है और yi आपका एक्चुअल लेबल है। बाय द वे ये जो एक्चुअल लेबल होता है ना, जो कि किसी ह्यूमन ने लगाया होगा या किसी ऐसे ऑथेंटिक सिस्टम से आ रहा है कि जहाँ बेहतर लेबल्स लग सकते हैं, इसके लिए कुछ नाम भी यूज़ होते हैं। इसको हम ग्राउंड ट्रुथ भी कहते हैं, इसको हम गोल्ड लेबल्स भी कहते हैं, इसको हम ट्रू लेबल्स भी कह देते हैं, और इसके अलावा भी कुछ नाम हैं जो इस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन ये आपके जहन में होना चाहिए कि ये आपके डेटा सेट में जो लगे हुए लेबल्स आ रहे हैं, ये यहाँ पर हम उसे वेरिफिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जनाब, सो यूर फाइंडिंग दी माइनस कर रहे हैं आप अपनी प्रेडिक्टेड वैल्यू में से ओरिजिनल लेबल को और फिर उस चीज़ का स्क्वायर ले रहे हैं। यहाँ होगा क्या? पहली चीज़ तो ये समझ लें कि ये नज़र आ रहा है कि ये कैटेगोरिकल डेटा पे लगने वाला काम नहीं है, ये रिग्रेशन के ऊपर लगने वाला लॉस फंक्शन है। यानी जहाँ पर हाइट थी, फॉर एग्जांपल एक्चुअल हाइट थी 163 और जो आपने प्रेडिक्ट की, सॉरी जो प्रेडिक्टेड हाइट थी वो थी 163 और जो एक्चुअल हाइट थी वो थी फॉर एग्जांपल 120। तो अब आप इनके डिफरेंस को ले रहे हैं। स्क्वायर करने की रीज़न ये है कि इससे नेगेटिव नहीं रहेगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस आ रहा होगा एंड स्क्वायर डिफरेंस आ रहा होगा। सो यहाँ पर ये एच ऑफ एक्स में से एच ऑफ एक्स आई में से वाई आई को माइनस करेगा, आंसर नेगेटिव है या पॉजिटिव, दोनों सूरतों में उस आंसर को जो कि डिफरेंस है बेसिकली उसको ये स्क्वायर कर देगा, लिहाजा वो नेगेटिव बीच में से खत्म हो जाएगा। सो ये सिर्फ पॉजिटिव आंसर दे सकता है। एंड देन यूर समिंग इट अप ओवर द होल डेटा सेट। तो पूरे के पूरे डेटा सेट में जितनी आपने हाइट्स या प्राइसेस या लेंथ्स या जो कुछ भी रियल नंबर्ड वैल्यू प्रिडिक्ट की थी, उन सब के अंदर जितना एरर आया है उसने हर एरर का स्क्वायर लिया और उसके बाद सम कर दिया, और सम करने के बाद उसने उसकी एवरेज ले ली। सो दिस इज योर मीन स्क्वेयर्ड एरर, ये आपका स्क्वायर्ड लॉस है। ठीक है, तो ये यूज होता है टिपिकली रिग्रेशन की सेटिंग्स के अंदर। ये हमेशा ऑब्वियसली नॉन नेगेटिव होता है। द लॉस ग्रोज क्वाड्रेटिकली, सो द लॉस ग्रोज क्वाड्रेटिकली विद द एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड ऑफ द मिस प्रेडिक्शन। ठीक है, अब ये बात जरा समझ लें कि यहाँ पे क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हैं तो लिहाजा ग्रोथ क्वाड्रेटिक है। ठीक है, ये बात ज़रूर आपके जहन में रहनी चाहिए। ये इस स्क्वायर्ड लॉस की खूबी है कि ये एरर्स को एम्पलीफाई कर देता है। सो गलती उससे हुई थी 10 की, स्क्वायर करके वो 100 बन गया। सो ये पॉजिटिव तो कर रहा है लेकिन साथ साथ एम्पलीफाई भी कर रहा है आपके एरर्स को। इट इनकरेजेस नो प्रेडिक्शंस टू बी रियली फार ऑफ। क्यों? क्योंकि अगर कोई प्रिडिक्शन बहुत बड़ा एरर क्रिएट कर रही होगी तो वो स्क्वायर होकर बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ ज़्यादा बुरा लॉस देगी एज कम्पेयर टू कि अगर ज़्यादा प्रिडिक्शंस में छोटी छोटी गलतियाँ आपसे हो गई। ठीक है, अच्छा इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, तो अगर अभी आपको नहीं भी पूरी तरह समझ में आया तो विल लुक एट एन एग्जांपल। इफ़ अ प्रेडिक्शन इज़ वेरी क्लोज टू बी करेक्ट, फॉर एग्जांपल कोई 0.1 का डिफरेंस है खाली सही लेबल में और आपके जो प्रेडिक्टेड लेबल में, तो द स्क्वायर विल बी टाइनी, क्योंकि वो अगर वो 1 से छोटा है तो वो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा ना। एंड लिटिल अटेंशन विल बी गिवन टू दैट एग्जांपल टू ऑब्टेन जीरो एरर। यानी कि जब आप बहुत छोटी गलतियां करने लगेंगे तो स्क्वायर्ड लॉस ना, यानी जैसे ही आपकी गलती 1 से कम होगी तो उसके स्क्वायर्स छोटे छोटे होंगे, उसके स्क्वायर्ड उससे भी छोटे होंगे, तो लिहाजा वो चीज़ अब इग्नोर होने लगेगी। उसके ठीक करने का कोई तरीका ये एल्गोरिदम आपको नहीं देगा। वो मिस्टेक्स अब रहेंगी, वो इतनी ज़्यादा सामने ही नहीं आ रही होंगी, हाईलाइट ही नहीं हो रही होंगी। इन आखिरी 2-3 चीज़ों की वजह से, जो कि ऑब्वियसली इसका फीचर तो हैं लेकिन इसकी वजह से इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। सो हियर इज़ अनदर लॉस फंक्शन फॉर अस। इन कंट्रास्ट टू द प्रीवियस वन, यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं कर रहे बल्कि यहाँ पर हम एब्सोल्यूट कर रहे हैं। सो एब्सोल्यूट का भी वही काम है कि ये आंसर को नॉन नेगेटिव कर देगा। ये भी अगेन रिग्रेशन की सेटिंग में यूज़ होगा। पिछले वाले से सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये आपके एरर्स को मैग्नीफाई नहीं कर रहा, एम्पलीफाई नहीं कर रहा। तो दिस लॉस फंक्शन ग्रोज लीनियरली विद द एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड ऑफ मिस प्रेडिक्शंस। अच्छा, ये खास तौर पर यूजफुल है जहां हमें खुद पता हो कि हमारे डेटा सेट में कुछ ना कुछ गलत लेबल लगे हुए हैं। सो आपने पेशेंट्स का हाइट डेटा कलेक्ट किया है फॉर एग्जांपल, और आपने उनकी बाकी लेट्स से कोलेस्ट्रॉल का डेटा आपने कलेक्ट किया, वो एग्जांपल जो हमने पिछले वीडियो के अंदर देखी थी कि हमारे पास उनकी हाइट है, वेट है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल है। और आप एज्यूम कर आपको मालूम है कि जिस अंदाज से डेटा कलेक्ट हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं रह सका। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि हम पेशेंट्स की रिपोर्ट्स नहीं देख सके, ज़बानी उन्होंने हमें आके बता दिया, कभी लिखने में मिस्टेक्स हुई, कभी पढ़ने में मिस्टेक्स हुई जिस रजिस्टर पर नोट किया था चीज़। तो लिहाजा इसकी वजह से लेट्स से 5% या 2% ऑफ योर डेटा इज़ नॉइजी, हमें पता है कि उसमें एरर्स हैं। तो अब अगर स्क्वायर्ड लॉस यूज़ करेंगे तो वो एरर्स एम्पलीफाई हो जाएंगे, जो कि हमें पता है कि हैं ही हैं, और वो एज की गलती नहीं है, वो हमारी गलती है, हमारा डेटा नॉइजी है। तो लिहाजा ऐसे केसेस के अंदर भी प्रेफर कि हम एब्सोल्यूट लॉस यूज़ करें, ना कि स्क्वायर्ड लॉस यूज़ करें। ठीक है, इसकी हम थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं। इस पहले टेबल के अंदर अगर आप गौर करें, सो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है द ग्राउंड ट्रुथ, द ट्रू लेबल, द प्रेडिक्टेड वैल्यू,
स्क्वायर्ड लॉस का आंसर और एब्सोल्यूट लॉस का आंसर, और उसके बाद पूरा सम होने के बाद ये हमारे पास एवरेज आंसर आए हुए हैं, यानी पूरे ये जो मीन स्क्वायर एरर है ये यहाँ पर निकले हुए। अब ज़रा देख लें, यहाँ पर मिस्टेक थी 1 की, एब्सोल्यूट स्क्वायर लॉस एक ही आंसर दे रहा है। यहाँ पर गलती थी 0.1 की, एब्सोल्यूट लॉस उसको मेंटेन कर रहा है, स्क्वायर्ड लॉस उसको छोटा कर रहा है। सो इसने इसको बिल्कुल इसकी अहमियत को जो है वो गिरा दिया है, हाईलाइट नहीं किया इसको। यहाँ पे 100 की मिस्टेक थी, ऑब्वियसली स्क्वायर्ड लॉस ने उसको 10,000 पे पहुंचा दिया है और एब्सोल्यूट लॉस ने 100 पे रखा है। यहाँ पे 900 की मिस्टेक थी और देखें एब्सोल्यूट लॉस ने, स्क्वायर्ड लॉस ने क्या किया है इसके साथ, जिसकी वजह से जो इन दोनों में डिफरेंस है लॉस में, सी के सेम डेटा सेट के ऊपर इन दोनों वैल्यूज में कितना डिफरेंस है। ठीक है, सो अब जब कंपेयर ऑब्वियसली आप कर रहे होते हैं तो इन दोनों को आपस में तो नहीं करते, दोनों एल्गोरिदम्स पे दोनों एज के ऊपर आप स्क्वायर्ड लॉस निकाल के कंपेयर करेंगे, बट यू शुड नोटिस कि किस किस्म की चीज़ों के ऊपर स्क्वायर्ड लॉस जो है वो ज़्यादा तवज्जो देता है और किस किस्म की चीज़ों को वो इग्नोर कर देता है। अब हम इस टेबल के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कीजिए कि हमारा एल्गोरिदम आम तौर पर आंसर सही दे रहा है। एक एक की गलती कर रहा है, पूरे के पूरे डेटा सेट के ऊपर इसने एक एक की गलती की है, कहीं एक से ज़्यादा, इट्स नॉट ऑफ बाय मोर देन वन। हाउएवर फॉर वन ऑफ दीज इट रियली गॉट इट रॉन्ग। एक गांव था, उसके अंदर बहुत सारे घर थे और एक चौधरी साहब की वहाँ पे हवेली थी। सारे घरों की जो वैल्यू प्रिडिक्ट की आपके सिस्टम ने, आपने तस्वीरें दिखाई घरों की, सिस्टम ने कहा इतने का घर है, इतने का घर है, इतने का घर, सब ठीक होता गया। छोटे छोटे घर थे, उनकी कम कीमतें थी। हवेली पे जिस वक्त पहुंचे तो पता लगा कि हवेली तो बहुत महंगी थी और उसके अंदर इसने 900 की मिस्टेक कर दी। इट वॉज जस्ट नॉट ट्रेन टू रिकग्नाइज दोज ह्यूज मेंशंस, और उस एक मिस्टेक की वजह से स्क्वायर्ड लॉस ने कहां से कहां पहुंचा दिया। वरना क्या होता, मीन स्क्वायर 1 होता, ये चीज़ क्या बन गई, ये 73,000 बन गई। और आप इसको देखें तो ये भी 82 के ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि इसने उसको एम्पलीफाई नहीं किया। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि स्क्वायर्ड लॉस बुरा होता है, हम ये कह रहे हैं कि ऐसी सेटिंग्स में इसमें कुछ मसले हैं। अगर ये इस किस्म की मिस्टेक ना होती तो स्क्वायर्ड लॉस वुड हैव परफॉर्म परफेक्टली। अच्छा, अब एक दूसरा केस देखते हैं जहां पर एल्गोरिदम ने, एज ने क्या किया है। सो थिंक ऑफ दिस एज योर H1 एंड ऑन दैट सेम डेटा दिस इज योर H2। H2 की स्ट्रेटजी कुछ और थी। H2 ने ये किया कि जो कुछ भी इससे पूछा जा रहा था छोटे छोटे घरों की कीमत के ऊपर, ये सब में जीरो कहता रहा। सो इट्स जस्ट अ वेरी डम रिग्रेशन मशीन, जिससे जो पूछो वो कहता है जीरो। ठीक है, सो 100 जीरो, 90 जीरो, असल प्राइस 100, इसने कहा जीरो। इन सब केसेस में आप ये देख रहे हैं एक्यूमुलेट हो रहे हैं एरर। लेकिन जब ये हवेली आई, मेंशन आई, तो मेंशन के ऊपर इसने प्रिसाइसली सही आंसर दिया। इसके बनाने वाले ने सिर्फ उसको मेंशंस डिटेक्ट करना सिखाया था, छोटे घरों की वैल्यूज अगर आती थी तो वो जीरो कह देता था। एंड लुक एट द एरर एंड कंपेयर इट विद दिस। नाउ इन प्रैक्टिस, अगर हम एक ऐसा एल्गोरिदम इसलिए बना रहे होते कि ज़्यादातर लोगों के लिए ठीक चले, यानी वहाँ के आम घरों के लिए ठीक चले जिस जगह के लिए ये बन रहा है, तो H1 डेफिनेटली बहुत बेहतर है। इसने सिर्फ एक घर की वैल्यू गलत बताई है। H2 बहुत बुरा है, इसने सिर्फ एक घर की वैल्यू सही बताई है। लेकिन आपके लॉस फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स ये देखिए कि ये प्रेफर कर रहा है, स्क्वायर्ड लॉस का फंक्शन ये प्रेफर कर रहा है कि ये इस केस में आपको हाई लॉस दे रहा है और इस केस में आपको लो लॉस दे रहा है, जबकि इस केस में हम ऐसा एल्गोरिदम प्रेफर करते हैं जो इस केस में हमें, H1 के केस में हमें लो लॉस देता। अच्छा, एब्सोल्यूट लॉस ने भी ऐसा नहीं किया कि बहुत सही किया। एब्सोल्यूट लॉस ने भी 82 और 40 का डिफरेंस है, बट द डिफरेंस इज स्मॉलर। इट डिड नॉट मैग्नीफाई द डिफरेंस हियर। 2900, सो 3000 वर्सेस 74,000 का डिफरेंस है, यहाँ 82 वर्सेस 40 का डिफरेंस है। तो ये चीज़ें जब आप इन लॉस फंक्शंस को यूज़ करेंगे तो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होंगी। अभी तो खैर मैंने आपको सिर्फ एज एन एग्जांपल ये दिखाया है कि जब इस किस्म के एनालिसिस आएंगे तो बहुत सी कंसिडरेशंस हैं जो हमें सामने रखनी होती हैं। ये भी याद रहे कि हम कभी भी ये नहीं करने लगे कि अच्छा जी ये स्क्वायर्ड लॉस है, ये तो अच्छा नहीं होता तो आज के बाद इसको नहीं पढ़ेंगे। इन सब की अपनी अपनी यूटिलिटी है। हो सकता है कि हम एरर को एक टॉलरेबल लिमिट में पहुंचा कर, जैसा हमने यहाँ देखा था, टॉलरेबल लिमिट में पहुंचा के कहीं यार अब इस पे काम करना छोड़ दो, अब ये 0.1 के डिफरेंस पे या 1 से कम के डिफरेंस पर आ गया, सो द डिफरेंस, द एरर इज लेस देन 1, सो लिहाजा नाउ डोंट वर्क ऑन इट। तो स्क्वायर्ड लॉस परफेक्ट था। या अगर आप ये कहें कि यार कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबके केस में तो आंसर ठीक दे लेकिन किसी के एक के आंसर के केस में आंसर बहुत ही बुरा दे, दैट्स नॉट पॉसिबल। हमारा मेडिकल सिस्टम है, लेट्स से फलां चीज़ का सिस्टम है और इतना बड़ा एरर तो कैन कॉस्ट समवन्स लाइफ और समथिंग, तो इस केस में स्क्वायर्ड एरर इज परफेक्ट। तो देयर वुड बी places where we apply each of these things। इनके प्रोज एंड कॉन्स का ये मतलब नहीं है कि हम किसी एक को छोड़कर कोई दूसरा यूज करने लगे।
अच्छा जनाब, सो अब वापस आ जाते हैं एज के ऊपर। अब ये बताइए कि एज कैसे फाइंड करना है। तो अब आपके पास लॉस फंक्शन भी आ गए। सो हमारा बेसिक काम सिर्फ इतना रह गया, वी नीड टू फाइंड एन एज इन ऑल द हाइपोथेसिस स्पेस जिसके ऊपर आपका लॉस फंक्शन मिनिमम वैल्यू देने लगे। बाय द वे, आपको आई होप कि मिन और आर्ग मिन में फ़र्क मालूम है। ये अपने आप से पूछिए कि आपको मालूम है या नहीं मालूम। सिमिलरली मैक्स और आर्ग मैक्स में फ़र्क क्या आपको मालूम है या नहीं मालूम। सो फॉर एग्जांपल, मैं किसी एक फंक्शन को मिन पास करता हूँ। इसी फंक्शन में अगर यहाँ मिन लगा हुआ होता तो क्या होता, और अगर आर्ग मिन लगा हुआ है तो क्या होगा। सो अपने तौर पर इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, लेकिन वेरी ब्रीफली, मिन आपको मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता है, यानी मिनिमम आउटकम रिटर्न करता है। आर्ग मिन आपको मिनिमम इनपुट रिटर्न करता है, यानी वो इनपुट जिसके नतीजे में जो आपका टारगेट फंक्शन है वो मिनिमाइज हो जाए। सो दिस विल रिटर्न अस द एच रादर देन एल ऑफ एच। ठीक है, मिन आपको एल ऑफ एच रिटर्न करता, मिनिमम आंसर रिटर्न करता। आर्गमिन आपको वो इनपुट रिटर्न कर रहा है जिसके जवाब में मिनिमम एल ऑफ एच आता है। ठीक है, सो एल ऑफ एच की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो जिस एज से कॉरेस्पॉन्ड कर रही होगी, ये आपको डोमेन रिटर्न करेगा, रेंज रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलरली फॉर मैक्स वर्सेस आर्ग मैक्स। अगर थोड़ा कम समझ आया है या नहीं समझ में आया है, या पहली दफ़ा आप इस फंक्शन को देख रहे हैं, तो जस्ट लुक इट अप एंड यू विल बी एबल टू कन्विंस योरसेल्व्स प्रीटी इजीली। ठीक है जनाब, सो नाउ वी नीड एन एच विद अ लो लॉस ऑन डी। अब देखते हैं यहां से आगे हम किस जंगल में दाखिल होने लगे हैं और हमारे साथ होने क्या लगा। ऑल राइट, लुक एट दिस फंक्शन। पॉज द वीडियो। सचमुच में अब की बार तो यार कर लें पॉज, इस दफ़ा तो आपने मेरी बात माननी है, और इसको खुद से ज़रा समझने की कोशिश करें यहाँ हो क्या रहा है। इतना मैं आपको गारंटी कर देता हूँ कि ये जो हो रहा है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड दिस इज़ अ ह्यूज पॉइंट जिसको हमने बहुत हाईलाइट भी करना है और समझना भी है। आई होप कि आपने पॉज की है इस वीडियो। ऑलराइट, सो आई होप कि आप ये सब कुछ देख चुके हैं, आपके अपने अपने दिमागों में कोई ना कोई आंसर्स हैं। हम ये कह रहे हैं कि वी आर कमिंग अप विद एन एच। हम एक नया हाइपोथेसिस फंक्शन बना रहे हैं। वो हाइपोथेसिस फंक्शन क्या कर रहा है, वो कर ये रहा है कि एच ऑफ एक्स के जवाब में कहेगा वाई आई इफ आपका एक्स वाई आई का पेयर डेटा सेट में मौजूद था। वो याद है जो आपका डेटा सेट था, आपके ट्रेनिंग डेटा में अगर ये पेयर मौजूद था, यानी ये एक्स आई, ये वाला एक्स आपके पास अगर मौजूद था, तो ये इसका जो असली लेबल है ना वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, सच दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स आई। यानी इन अदर वर्ड्स, मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताएं एक ऐसा शख्स जिसकी हाइट 6 फुट 2 इंच है, वेट 170 किलोग्राम्स है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर x है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर y है, उसका कोलेस्ट्रॉल कितना होगा। बजाय इसके कि वो किसी तरह प्रेडिक्ट करता, उसने जल्दी से जाके सर्च किया अपने डेटा सेट के अंदर कि क्या किसी का एग्जैक्ट ये वैल्यूज थी किसी पेशेंट की। उसे मिल गया एक बंदा, हाइट भी उतनी, वेट भी उतना, ब्लड प्रेशर भी एग्जैक्टली उतना। उसने जो वहां पर कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ था ना वो आउटपुट कर दिया। अच्छा, और अगर उसे नहीं मिला तो इसने कहा जीरो। इस फंक्शन को अगर आप कोई नाम देना चाहें तो आप इसको क्या कहेंगे, और फिर ये भी जरा मुझे बताएं ये अच्छा फंक्शन है या बुरा फंक्शन है। अच्छा, एक और सवाल पूछता हूं, अगर इस फंक्शन को ट्रेनिंग डेटा के ऊपर चलाएंगे तो इसका लॉस कितना होगा, इसका 0-1 लॉस कितना होगा। आई होप कि आप तीनों सवालों पर इस पर गौर कर रहे हैं। वॉट वुड यू कॉल इट, इज इट गुड और बैड। और ट्रेनिंग डेटा के ऊपर जो आपका अपना डेटा सेट डी है, अगर आप उसके ऊपर इसको चलाते हैं तो इसका लॉस कितना होगा। आई होप कि आप इस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि ये फंक्शन सिर्फ रट्टा लगा रहा है, ये कुछ नहीं सीख रहा। ये फंक्शन सिर्फ ये देखता है कि जो सवाल पूछा जा रहा है क्या वो सवाल मेरे सीखने वाली किताब में था। यानी मिसाल के तौर पर आप एक स्टूडेंट हैं जिनसे मैं ये कहता हूं कि आई डोंट नो, कायदे आज़म की तारीख़ पैदाइश क्या है, और वो जाकर सिर्फ एग्जैक्ट इन वर्ड्स को बुक में देखता है, या उसने याद किया हुआ उसके दिमाग में एग्जैक्ट ये वर्ड्स पड़े हुए कायदे आज़म की तारीख़ पैदाइश क्या है, और वो आगे जवाब लिख देता है। लेकिन अगर मैं इसको ज़रा डिफरेंट करके पूछ लूँ कि कायदे आज़म कब पैदा हुए, तो उसे जवाब नहीं आएगा।
क्योंकि उसने इन अल्फाज के साथ याद नहीं किया इस चीज़ को। इसको हम क्या कहते हैं अपनी ज़बान में? रट्टा लगाना, द मेमोराइजर। सो दिस इज अ मेमोराइजर फंक्शन। इट्स जस्ट रिमेंबरिंग एग्जैक्टली व्हाट वाज इन द ट्रेनिंग डेटा एंड नॉट लर्निंग एनीथिंग। सिर्फ मेमोराइज कर रहा है। तो ये अच्छा फंक्शन नहीं है। क्यों अच्छा फंक्शन नहीं है? अच्छा, अगर चलें अच्छा फंक्शन नहीं है, मुझे ये बता दें ट्रेनिंग डेटा के ऊपर इसका लॉस कितना होगा। आपके डेटा सेट डी के अंदर ये हर पोजीशन के ऊपर जा रहा है और उसमें ये एक्स आई वाई आई पड़े में, हर एक्स आई वाई आई के ऊपर जाता है और जाकर उसका लेबल प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। प्रिडिक्ट कैसे करता है? उसी का सही लेबल उठाकर दे देता है। लॉस कितना हुआ? जीरो, लॉस जीरो, लॉस जीरो, लॉस जीरो, लॉस जीरो, ओवरऑल 0 1 लॉस। अगर मैं इसका निकालूंगा इट वुड बी जीरो। ओह माय गॉड, वी हैव सॉल्व्ड मशीन लर्निंग। खत्म कहानी, निकल आया जवाब। आपका एरर तो जीरो हो गया, खत्म कहानी। व्हाट्स द मिस्टेक हियर? द मिस्टेक हियर इज कि नाउ इफ आई टेक अ डेटा पॉइंट x y which is sampled from the same distribution, but provided कि x y does not belong to your training data D, इसके ऊपर ये मेमोराइजर क्या आंसर देगा? इस h of x के ऊपर आपका मेमोराइजर क्या आंसर देगा? जीरो। लिहाजा इसका लॉस कितना होगा इस पॉइंट के ऊपर? लॉस फॉर दिस फंक्शन h क्या होगा इसका? मैक्स। इट विल गेट एवरीथिंग रॉन्ग एज लॉन्ग एज के डेटा पॉइंट्स इस कैटेगरी के आते रहें, ये हमेशा गलत जवाब देगा। इन सिंपल वर्ड्स, ये एक रट्टा लगाने वाला फंक्शन है जिसको जब कोई ऐसी चीज मिलती है जो इसके ट्रेनिंग डेटा में थी, ये उस चीज का बिल्कुल सही जवाब देता है। जब इसको कोई ऐसी चीज मिलती है जो इसके ट्रेनिंग डेटा में एग्जैक्टली मौजूद नहीं थी, चाहे उसके बहुत करीब हो, ये उसके जवाब में गलत आंसर देता है। आपको बचपन से जो कहा जाता था ना, रट्टा ना लगाएं, रटे ना, सीखें, समझें, कॉन्सेप्ट्स करें, इस वक्त आपके सामने मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है रट्टा लगाने वाले एक फंक्शन की। अच्छा, ये मैं आपको पढ़ा क्यों रहा हूँ? आप लोगों से तो मुझे ये खौफ और डर नहीं है कि आप रट्टा लगाते हैं, वैसे होना तो चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं है, लेकिन नहीं है। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी रट्टा लगाने के साथ क्या हो गई कि जैसे ही कोई नई चीज पूछी गई, जवाब गलत हो गया। अच्छा, अब मैं लेकिन आपको सिखा क्यों रहा हूँ? हाँ, सिखा इसलिए रहा हूं कि most of our machine learning algorithms are capable of doing this. रिवाइंड करके इस पिछले 3 सेकंड को दोबारा सुने। Most machine learning algorithms, if given the opportunity, have the capability of remembering things. वो रट्टा लगा सकते हैं। तो फिर क्या करें? ये तो गेम ही पूरी ऑफ हो गई है। तो आपने हमें रट्टे लगाने वाले एल्गोरिदम पकड़ा दिए, अब इससे कैसे काम करवाएं? इससे काम ऐसे करवाएं कि इनको जब टेस्ट करें तो ऐसी चीज़ों के ऊपर टेस्ट करें जो इनके ट्रेनिंग डेटा में मौजूद ना हो। तो आज के बाद से जब कभी आपको कहा जाए कि डोंट ट्रेन ऑन टेस्ट डेटा या डोंट टेस्ट ऑन ट्रेनिंग डेटा, तो आज के बाद आपके पास एक मैथमेटिकल रीज़न है टू नो कि ये क्यों कहा जा रहा है। और फिर आपको आज के बाद से ये भी याद रहेगा कि व्हाई इज दिस कंसिडर्ड एज अ कार्डिनल सिन इन मशीन लर्निंग। ये गलती अगर आपने कर दी तो यू बेसिकली डिस्ट्रॉयड द वेरी कोर ऑफ लर्निंग। आप लर्निंग तो कर ही नहीं रहे। और जैसा कि मैंने कहा कि आपके एक्चुअल एल्गो ये काम कर सकते हैं, तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इससे बचना कैसे है। अच्छा जनाब, सो क्यों बुरा है हमने देख लिया, इसको करने से बचाना कैसे है ये अब हमने समझना है। अच्छा जनाब, इससे बचने का तरीका है जनरलाइजेशन। अब इस इक्वेशन को समझ लेते हैं। सो दिस इज योर जनरलाइजेशन लॉस। सो दिस इज योर एक्सपेक्टेड लॉस ऑन एन एक्स वाई दैट बिलोंग्स टू पी। अब दिस कुड बी एनी एक्स वाई। यहाँ पर हमने ये कंस्ट्रेंट नहीं लगाई कि वो ट्रेनिंग डेटा में ना हो, लेकिन ये चीज़ एज्यूम्ड है बिकॉज योर पी इज अ रियली रियली बिग डिस्ट्रीब्यूशन। सो व्हाट यू आर आस्किंग हियर इज कि पी को दोबारा से सैंपल करें और उससे एक नया डेटा पॉइंट निकालें। उस नए डेटा पॉइंट के ऊपर लॉस कैलकुलेट करें गिवन योर एज, और ये जो एक्सपेक्टेड लॉस होगा यानी एवरेज लॉस जो आपके पास आएगा, ये एक्सपेक्टेड लॉस रियल लॉस है आपके फंक्शन का। अब मैं इसको आसान वर्ड्स में कहता हूँ।
आपने एक डेटा सेट लिया, उसके ऊपर अपने एल्गोरिदम को ट्रेन किया, उसे ट्रेन करने के बाद आपको एक एज मिल गया, उस एज को आपने टेस्ट करना है। अब उसको टेस्ट करने के लिए नया डेटा लेकर आए, यानी आप ये करें कि पेशेंट्स के ऊपर आपने अपने सिस्टम को ट्रेन किया है, कोलेस्ट्रॉल लेवल देकर, सब कुछ देकर आपने ट्रेन किया है, हाइट, वेट, कोलेस्ट्रॉल लेवल आउटपुट थी उसकी, उसके ब्लड प्रेशर इनपुट था, ये सब कुछ देकर आपने ट्रेन किया है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि एल्गोरिदम मेरा अच्छा है या बुरा है, सही प्रेडिक्शन करता है कि नहीं। बाहर से एक नया पेशेंट लेकर आए और उस नए पेशेंट की हाइट, वेट और ब्लड प्रेशर उसको दें, साथ साथ मेजर करें कि उसका कोलेस्ट्रॉल कितना है किसी और तरीके से, और साथ अपने एल्गोरिदम से कहीं प्रेडिक्ट करो और उसके बाद कंपेयर कर लें रिजल्ट ठीक आता है कि नहीं। दैट्स द रियल वे यू डू इट। और ये बिल्कुल वाकई ऐसा है, क्योंकि आपके इस एल्गो ने चलना जिस दुनिया में जाकर है ना, वो इसी तरह चलना है। उसने उस डेटा को नहीं देखा होगा जो वहां इसको मिल रहा होगा। अच्छा, लेकिन ठीक है, ये इसी की डिस्क्रिप्शन हो गई। सैंपल फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन नॉट नेसेसरली दोज प्रेजेंट इन डी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये नया डेटा पॉइंट लाएं कहाँ से। हमेशा इतना आसान नहीं होता कि एक पेशेंट और बाहर से जाकर ले आएं और उसको सैंपल कर लें। अक्सर डेटा गैदरिंग इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव फेज एंड विच वंस कंप्लीट यू रीच द पॉइंट कि अब आप उसके ऊपर कुछ मशीन लर्निंग करना शुरू होते हैं। तो नया डेटा पॉइंट तो लाना इन मैनी केसेस या इन मोस्ट केसेस मुमकिन ही नहीं होगा। नया डेटा नहीं आपको मिलने लगा, और अगर मिलेगा भी तो बदल चुका होगा। 5 साल पहले डेटा कलेक्शन हुई थी, साल पहले डेटा कलेक्शन हुई थी, महीने पहले डेटा कलेक्शन हुई थी, आप आज जाकर दोबारा करते हैं, हो सकता है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ही बदल गई हो। अगरचे यू कैन आर्ग्यू कि अब जब ये एल्गो चलेगा तो तब भी तो डिस्ट्रीब्यूशन बदल गई होगी, बट फॉर टेस्टिंग इट रियलिस्टिकली इट शुड कम फ्रॉम एज रियल द डिस्ट्रीब्यूशन एज पॉसिबल। हाँ, अगर वाकई ये मकसद था कि आप इस नई डिस्ट्रीब्यूशन पर चले तो आप अब डेटा ला सकते हैं, लेकिन आमतौर पर डेटा लाना इतना आसान नहीं होता कि पेशेंट के साथ जाके बैठ गए, उसका डेटा गैदर कर लिया। देर आर प्रोसीजर्स इन प्लेस ऑफ डेटा गैदरिंग, क्लीनिंग, देर आर पाइपलाइंस एंड स्टफ। तो नया डेटा पॉइंट लाना इन मोस्ट सिचुएशंस वुड नॉट बी पॉसिबल। फिर क्या करें? फिर ये करें कि आपके पास ये n डेटा पॉइंट्स तो है ना, जो आपका डेटा सेट D है, इसमें n डेटा पॉइंट्स तो है ना। मेक द बेस्ट ऑफ इट, इसी के साथ कुछ करने की कोशिश करें। सो यू एस्टिमेट योर जनरलाइजेशन एरर बाय स्प्लिटिंग द D इनटू 2 पार्ट्स। ये आपके पूरा डेटा सेट D था, यहां से लेकर यहां तक आपने इसको 2 हिस्सों में काट दिया और इस हिस्से को कह दिया टेस्ट डेटा, इस हिस्से को कह दिया ट्रेनिंग डेटा। अब बहुत गौर से सुने, कुछ भी और काम कर रहे हैं ना, जो वीडियो गेम भी बंद कर दें, घर वालों से बातें करना भी बंद कर दें, दोस्तों से चैट करना भी बंद कर दें, इस विंडो को मैक्सिमाइज करके फुल स्क्रीन कर दें और गौर से मेरी बात सुने। मैंने इस टेस्ट डेटा के पीछे मिट्टी बनाई हुई है, एंड द रीजन इज कि आई एम ट्रूली टेलिंग यू टू डिवाइड योर ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा इनटू 2 पार्ट्स और इस टेस्ट डेटा को जमीन में गाड़ दें। आई मीन इट। इसको ना आपने देखना है विजुअली, ना इस डेटा को आपने इंस्पेक्ट करना है, और गलती से भी आपके ट्रेनिंग एल्गोरिदम ने इसको टच नहीं करना, इसको रीड नहीं करना। इसको शुरू में ही अलग किसी जगह पे रखकर, पूरा डेटा आपको फाइल मिली, अभी हम ये देखेंगे कि स्प्लिट करते कैसे हैं। स्प्लिट कर दिया जब एक दफ़ा, तो स्प्लिट करने के बाद इसको उठाकर आपने लिटरली कहीं ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के वहाँ पे इसको गाड़ दिया और बंद कर दिया। अब इसे कब निकालना है? जब आप सब कुछ तैयार करके इस ट्रेनिंग डेटा सेट के ऊपर अपना एल्गोरिदम चला के रिजल्ट्स ला के मुझे कहेंगे ये है जी मेरा प्रोग्राम, ये जाके मार्केट में बेच दें, या ये है मेरी असाइनमेंट, इसे जी सबमिट कर लें और मुझे मार्क्स दे दें। अब मैं इस टेस्ट डेटा को एक दफ़ा निकालूंगा, सिर्फ एक दफ़ा, और उसके ऊपर आपका ये एल्गोरिदम एच चलाऊंगा और रिजल्ट निकालूंगा, एरर कैलकुलेट करूंगा और उस एरर के हिसाब से आपको मार्क्स दे दूंगा। बहुत अच्छे हुए तो फुल मार्क्स, बहुत बुरे हुए तो 0 मार्क्स। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। योर टेस्ट डेटा कैन नॉट बी यूज्ड एट द लर्निंग लेवल, एट द ट्रेनिंग लेवल फॉर एनीथिंग। अच्छा, we train on the DTR, the training data, and we test on the DTE only once. Don't train on the test data inadvertently. अच्छा, ये कैसे होगा? चलें अब जरा समझ लें। पहली वाली बात तो आपने बहुत दफ़ा वैसे भी ज़िंदगी में सुनी होगी ना, जो मैं बात अगली करने लगा हूँ ये हो सकता है आपके लिए थोड़ी हैरान कुन हो। थिंक ऑफ अ सिचुएशन, मेरे पास एक फ़ाइल है जिस फाइल के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, हर लाइन के ऊपर एक एक मैंने फीचर वेक्टर और उसका आउटपुट लेबल रखा हुआ है। मैंने ये किया कि मैंने उसको तोड़ा, टेस्ट डेटा अलग किया, अपने पास रख लिया और ट्रेनिंग डेटा आपको ईमेल कर दिया। आपने ट्रेनिंग डेटा के ऊपर अपना एज ट्रेन किया और एज ट्रेन करके मुझे भेजा और कहा कि जी एरर निकालें। मैंने टेस्ट डेटा के ऊपर एरर निकाला, फ़र्ज़ करें कि 30% एरर आया, ठीक है, 0.3 या 30%, जिस तरह भी आप मेजर कर रहे हैं। सो 30% इंस्टेंसेस पे आपके एल्गोरिदम ने गलत जवाब दिया। अब इस मौके पर आपने मुझे क्या कहा?
सर बता दें मेरा एरर कितना है। मैंने आपको कहा जी 30%। आपने कहा 1 मिनट ठहरें, 1 मिनट ठहरें, 1 मिनट ठहरें, मैं आपको दोबारा भेजता हूँ। आपने थोड़ी देर में मुझे दोबारा एज भेजा। अब मैंने एरर निकाला, अपने टेस्ट डेटा पे 25% आया। आपने कहा कितना एरर आया? मैंने कहा 25%। आपने कहा बस बस 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। आपने दोबारा उसको चलाया, फिर भेजा, अब 20%, फिर 15%, फिर 10%, बीच में कभी बढ़ा भी, लेकिन अल्टीमेटली आपने 10 पे आके कहा चलें जी मुझे फिर 90 मार्क्स दे दें आप। क्या इस मौके पर आपने टेस्ट डेटा को वाकई सेपरेट रखा है या ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा था? दिस इज अ कॉमन मिस्टेक मेड बाय मशीन लर्निंग प्रैक्टिशनर्स, जो इतने एक्सपीरियंस नहीं होते ऑब्वियसली स्टूडेंट्स। दिस इज अ मिस्टेक मेड बाय देम वेरी कॉमनली। उन्हें लग रहा है कि हम तो टेस्ट डेटा को यूज नहीं कर रहे, हम उस पर ट्रेनिंग थोड़ी कर रहे हैं, वो तो आपके पास पड़ा हुआ है, हमने तो आज तक देखा भी नहीं। सर हम आपको भेज रहे हैं, आप हमें रिजल्ट्स भेज रहे हैं, ऐसी क्या बात हो गई? हमें तो पता भी नहीं टेस्ट डेटा में क्या पड़ा हुआ है। आप तो हमें खाली एक नंबर बता रहे हैं 30%, 10%, 20%, बट यू आर ऑप्टिमाइजिंग योर कोड ऑन दैट टेस्ट डेटा। फर्ज कीजिए मैं आपको इन्फिनिट ट्रायल्स दे दूं तो आप इसमें हो सकता है 0 एरर तक पहुंच जाएं, but you are fitting just to the test data, which you are not allowed. Now your results are not generalizable to the distribution P. Your results are overfitted just to my test data. So ये भी allowed नहीं है। जो भी सिनारियो आपने सुना ये allowed नहीं है। टेस्ट डेटा पर सिर्फ एक दफ़ा टेस्ट होना है आखिर में, बार बार नहीं कर सकते, बार बार नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये तो बड़ा रिस्ट्रिक्टिव लग रहा है, ये तो मशीन लर्निंग ही बंद हो जाएगी। आपने तो सुना था कि बिलियंस ऑफ इटरेशंस, मिलियंस ऑफ इटरेशंस के लिए न्यूरल नेटवर्क्स ट्रेन होते हैं। तो ये क्या बात हुई? ये तो पहली क्लास में कह रहे हैं, तीसरी क्लास में कि जी ये तो टेस्ट डेटा यूज ही नहीं कर सकते। तो कोई बीच में कोई गैप है, कहीं कोई मसला है। अब हम उस मसले को समझते हैं। अच्छा जनाब, सो होपफुली आप लोग मेरे साथ हैं और होपफुली अभी भी जाग रहे हैं, होपफुली अभी भी सेन हैं। हम स्प्लिटिंग की बात करते हैं। सो ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा के बीच में स्प्लिट करना भी एक आर्ट है, ये इतना सिंपल काम नहीं है और ये बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपके पास टोटल डेटा कितना है? आपके पास है ही टोटल डेटा 11 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स या 20 पेशेंट्स का डेटा, तो और तरह स्प्लिट होगा। आपके पास डेटा है 1 बिलियन पॉइंट्स, 1 मिलियन पॉइंट्स, 10,000 पॉइंट्स, 10,000 सैंपल्स या वट एवर, तो वो और तरह स्प्लिट होगा। आमतौर पर एन 80-20 स्प्लिट, यानी 80% DTR एंड 20% DTE इज फाइन। कभी कभी हम 70-30 स्प्लिट भी कर लेते हैं अगर ट्रेनिंग टेस्ट डेटा को बड़ा रखना चाह रहे होते हैं। देखें, अल्टीमेटली तो हम चाहते हैं कि हमारा ट्रेनिंग डेटा भी बहुत बड़ा हो और हमारा टेस्ट डेटा भी बहुत बड़ा हो, लेकिन जाहिर है हम ये नहीं कर सकते। तो देन वी डिवाइड इट इन अ वे कि जिसके अंदर दोनों तरफ हमें एक कॉम्प्रोमाइज मिल जाए साइज का, कि हमें ज़्यादा से जितना ज़्यादा डेटा पे ट्रेन करेंगे उतनी ट्रेनिंग अच्छी होगी, जितने ज़्यादा डेटा पे टेस्ट करेंगे उतनी टेस्टिंग ज़्यादा रियलिस्टिक आंसर्स देगी। सो 80-20 इज एन ऑप्शन, 70-30 इज एन ऑप्शन। यू विल ऑल्सो सी 50-50 स्प्लिट्स। ऐसा भी होगा, डेटा बहुत बड़ा है एंड यू कैन अफोर्ड इट एंड यू डू 50-50 स्प्लिट्स, लेकिन उसके साथ फिर कुछ और चीज़ें भी की जाती हैं जिसका अभी हम मुख्तसरन जिक्र करते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात पहली बात से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू मेक श्योर दैट द स्प्लिट्स मेक सेंस। इसका क्या मतलब है? अब ज़रा मैं आपको कुछ बुरी स्प्लिट्स की एग्जांपल्स देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए आपकी डेटा कलेक्शन एक्टिविटी हुई और वो डेटा कलेक्शन एक्टिविटी में आपने मिसाल के तौर पर पेशेंट्स का डेटा, वही एग्जांपल ले लेते हैं, हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये आपने गैदर किया। और उसके बाद आपने क्या किया कि वो फाइल जब आपके पास एक्सेल शीट के अंदर लेट से 1000 पेशेंट्स का डेटा आ गया तो आपने उसको कोलेस्ट्रॉल लेवल के ऊपर सॉर्ट कर दिया। सो ऊपर छोटे कोलेस्ट्रॉल लेवल पड़े में और नीचे बड़े कोलेस्ट्रॉल लेवल पड़े में। और उसके बाद आपने कहा लें जी आखिर का 20% ये आपका टेस्ट डेटा, बाकी सब मेरा ट्रेनिंग डेटा। डू यू थिंक इट्स अ गुड स्प्लिट? इट्स नॉट, बिकॉज आपके पास शायद कोई हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोग नहीं होंगे, हाईएस्ट कोलेस्ट्रॉल वाले, और मेरे पास कोई भी लो कोलेस्ट्रॉल वाले लोग नहीं है टेस्ट डेटा के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें आप उसको कोलेस्ट्रॉल पे स्प्लिट नहीं करते, हाइट पे कर देते हैं, सॉर्ट नहीं करते, हाइट पे कर देते हैं, या हाइट पे भी नहीं करते, वेट पे कर देते हैं, ब्लड प्रेशर पे कर देते हैं। कोई भी ऐसा पैटर्न इन योर डेटा will make for a really bad split, and the error, the average error that will be found on the test data finally would not be reflective of the error जो कि उसको in general case में आना था for a data point sampled from the distribution P। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। फ़र्ज़ करें कि आपने अपने डेटा के अंदर कोई और एग्जिस्टिंग पैटर्न्स मौजूद थे जो पैटर्न्स इस तरह की चीज़ को ख़राब कर सकते थे, इन्फ्लुएंस कर सकते थे। एक और मैं आपको बैड स्प्लिट की एग्जांपल देता हूँ। आपने एक ही पेशेंट से बार बार डेटा लिया है, कोई ऐसा इस किस्म का डेटा कलेक्शन थी कि एक ही पेशेंट से आपने हफ्ते में तीन दफ़ा उससे मुलाकात करनी थी, 3 दफ़ा ब्लड टेस्ट करना था और तीनों रिजल्ट्स लिखने थे। जब आप स्प्लिट कर रहे थे तो आपने स्प्लिट ऐसा कर दिया कि हर पेशेंट के कुछ टेस्ट आ गए ट्रेनिंग में, कुछ टेस्ट चले गए टेस्टिंग में। दैट्स रॉन्ग।
ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू दैट। आपने एक ही पेशेंट का डेटा आपके पास ट्रेनिंग में भी है और उसी का डेटा टेस्ट में भी है। सो आपकी स्प्लिट में ये मेक श्योर होना चाहिए था कि जो पेशेंट्स ट्रेनिंग में हैं वो पेशेंट्स टेस्ट में ना हो। एक और एग्जांपल जो कि आमतौर पर बड़ी रियल गलतियों की वजह बनती है, एंड आई हैव सीन दैट हैपन माई सेल्फ। मेरे अपने एक प्रोजेक्ट के अंदर डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर मैंने ऐसे मिस्टेक्स होती हुई देखी हुई हैं। सो ये कब होता है? आप जिस फिनोमिना को पकड़ने जा रहे हैं वो ज़रा रेयर फिनोमिना है। हमारे केस में वो था फ्रॉडुलेंट एसएमएस मैसेजेस। सो आपके हमने जमा किया था टेक्स्ट जो फ्रॉड मैसेजेस का था, और हमने लोगों से रिक्वेस्ट की, उन्होंने अपनी कंसेंट के साथ हमें फ्रॉड मैसेजेस भेजे जो उनको आते थे। आपको मालूम होगा जो आपके एसएमएस आते हैं कि जी मैं फ़लाँ हूँ और मैं इस वक्त अस्पताल में हूँ और मुझे इतने का ईजी लोड करा दें, या वो एसएमएस आते हैं जिसके अंदर जी फ़लाँ गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके में आपका नाम आ गया है और आपको इतने पैसे मिलने लगे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये चंद बड़े नोन किस्म के स्कैम मैसेजेस हैं जो पाकिस्तान में हमारे एसएमएस के ऊपर आते हैं। अब क्या हुआ? वी क्रिएटेड आवर ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा, और उसके बाद ट्रेन किया अलग, टेस्ट किया अलग, रिजल्ट्स कमाल आ गए। एंड वी थॉट कि यार ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। तो इतने से हमारे पास एग्जांपल्स थे खराब एसएमएस के और फिर भी हमने इतने अच्छे रिजल्ट्स निकाल लिए। एंड व्हेन वी सॉ द डेटा वी फाउंड कि वही सेम मैसेज, एग्जैक्ट मैसेज पड़े हुए थे ट्रेनिंग में भी और वही पड़े थे टेस्ट में भी, क्योंकि फ्रॉड मैसेजेस बहुत ज़्यादा किस्मों के थे ही नहीं। तो लिहाजा इट वॉज जस्ट मेमोराइजिंग इनएडवर्टेंटली इट वॉज मेमोराइजिंग द सेम इंस्टेंसेज वर बोथ इन द ट्रेनिंग एंड द टेस्ट डेटा। तो बहुत केयरफुल रहकर, आंखें कान खोल कर आपको जो है ना सोच समझ के ओपन माइंड के साथ अपने डेटा की स्प्लिट को अप्रोच करना होता है। द रिकमेंडेशंस ऐसा नहीं है कि एक लिस्ट में आपको बना के दे दूंगा और हर चीज़ उस लिस्ट के हिसाब से आप परफेक्टली कर लेंगे। सो दैट्स वाई यू गेटिंग ट्रेंड एज अ मशीन लर्निंग एक्सपर्ट या एज अ डेटा साइंटिस्ट। अच्छा, अगर टाइम सीरीज का डेटा हो, टाइम सीरीज का डेटा क्या होता है? ये ऐसा डेटा होता है जो वक्त के साथ साथ कलेक्ट किया गया है। सो फॉर एग्जांपल आपने डेटा कलेक्शन शुरू की, आप मिसाल के तौर पर आप जो है वो आई डोंट नो, चलें स्पैम ईमेल्स की बात कर लेते हैं। स्पैम ईमेल्स आप गैदर कर रहे थे, ओवर टाइम कर रहे थे, या आप महीनों के हिसाब से कुछ डेटा कर रहे थे कि जी इस महीने में आपकी फसल कैसी हुई है, या इस महीने के अंदर आपका जो है वो कारोबार, आपकी दुकान कितनी अच्छी चली है। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और आपने कुछ फीचर्स बनाए हुए थे कि जी दुकान में मिसाल के तौर पर आपके पंखा है या नहीं है, एसी है या नहीं है, दुकान में बैठने की जगह है या नहीं है, आपके वर्कर्स पोलाइट हैं या नहीं हैं, वो ग्राहक को पूछते हैं, ख्याल करते हैं जल्दी या नहीं करते। आपने इन सबको कैप्चर कर लिया एज योर फीचर वेक्टर, और आप प्रेडिक्ट करना चाह रहे थे कि इस महीने की जो आपकी टोटल इनकम है वो कितनी हुई है, लेट्स से द एक्चुअल इनकम। ये रिग्रेशन का प्रॉब्लम बन गया। अब इस चीज़ के अंदर आपने एक पूरे साल का डेटा इकट्ठा किया है और अब आप चाहते हैं प्रिडिक्शन करना। इस किस्म के डेटा में जो टाइम के हिसाब से कलेक्ट हुआ है और टाइम से टाइड है, अच्छा स्प्लिट होता है कि अगर आप टाइम के हिसाब से स्प्लिट कर दें। आप कहें कि जी पहले 9 महीने ट्रेनिंग में जाएंगे और आखिरी 3 महीने टेस्टिंग में जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन अ रियल लाइफ सिनेरियो योर एल्गोरिथम विल नेवर हैव एक्सेस टू द फ्यूचर। तो लिहाजा यू शुड सिमुलेट दैट इन योर स्प्लिट एज वेल, कि पास्ट पे ट्रेन करें और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करें। जो 3 महीने आपने टेस्ट में आखिरी डाले हैं, अगर मैं उस पूरे के पूरे 12 महीने पे ट्रेन करके आज डिप्लॉय कर दूं, तो अब जो अगले 3 महीने वो चलेगा, वो 3 महीने भी तो उसके पास नहीं थे। तो लिहाजा टाइम सीरीज डेटा में स्प्लिटिंग बाय टाइम मेक सेंस। इन इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, यानी जैसे जो हम इससे पहले जितनी एग्जांपल्स कर रहे हैं कि सबके सब सैंपल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे। किसी सैंपल, एक शख्स का कोलेस्ट्रॉल जानने से मुझे किसी दूसरे का कोलेस्ट्रॉल नहीं पता लग रहा था उस सैंपल में, और मैंने जो है वो इंडिपेंडेंटली इनको जो है वो सैंपल भी किया था, और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थी और आइडेंटिकल थी। यानी पी के अंदर जितनी चीज़ें थी वो एक ही तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड थी सब के अक्रॉस, और वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी थी। तो इस किस्म के डेटा में हम यूनिफॉर्मली और एट रैंडम पिक कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि जिसमें आपने गलती ये कर दी थी कि आपके डेटा में पैटर्न्स मौजूद थे, सॉर्ट हुआ हुआ था कोलेस्ट्रॉल लेवल पे या हाइट पे या वेट पे या ब्लड प्रेशर पे। तो आपको करना क्या चाहिए था? आपको रैंडमली उसमें से ड्रॉ करना चाहिए था। आपके 1000 पेशेंट्स थे, रैंडमली ड्रॉ करते रहते यहाँ तक कि 800 पेशेंट्स आ जाते, इसको आप अपना ट्रेनिंग डेटा बना देते और बाकी को टेस्ट डेटा बना देते। दैट वुड हैव बीन परफेक्ट। सो आसान तरीका ये है कि जस्ट शफल योर डेटा। इफ़ यू शफल योर डेटा एंड देन डिवाइड इट इन 80-20 कहीं किसी भी पॉइंट से, यूर फाइन। ठीक है। सो आईआईडी डेटा जो जिसमें टाइम सीरीज नहीं है, यूनिफॉर्मली और एट रैंडम उसको सैंपल करें। टाइम सीरीज डेटा है तो स्प्लिटेड बाय टाइम। अब आप रैंडमली नहीं कर सकते क्योंकि देयर टाइम मीन समथिंग। अब आप पास्ट की बेस पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, ये बात हमने
कर ली है, मेक श्योर यू डोंट स्प्लिट द सेम डेटा पॉइंट बिटवीन DTR एंड DTE, मेक श्योर द सेम डेटा पॉइंट डज नॉट गेट रिपीटेड ऑन बोथ साइड, जैसे स्पैम है या फ्रॉडुलेंट SMS है। अच्छा, ये वाली बात हम कहते हैं कि वी नेवर लुक एट द टेस्ट डेटा, वी ट्रेन ओनली यूजिंग द ट्रेनिंग डेटा एंड वी टेस्ट ओनली यूजिंग द टेस्ट डेटा वंस, देन द टेस्ट एरर अप्रॉक्सीमेट्स द जनरलाइजेशन लॉस। अगर आप ये करना शुरू कर दें तो तब आपके टेस्ट डेटा पे जो एरर आएगा वो जनरलाइजेशन लॉस को अप्रॉक्सीमेट करने लगेगा। जनरलाइजेशन लॉस अगेन टू रिमाइंड यू क्या था कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जो सेम डिस्ट्रीब्यूशन से आया हुआ हो आप अपना एरर निकाल लें, ये आपका जनरलाइजेशन लॉस है। और टेस्ट डेटा के ऊपर आपके एरर की अप्रॉक्सीमेशन क्या, एरर निकालना क्या है, टेस्ट डेटा वो है जो आपके ट्रेनिंग डेटा में शामिल नहीं है। सो नाउ यू कैन सी दैट द टू थिंग्स आर कमिंग टुगेदर, कि आपका टेस्ट डेटा इज नाउ डेटा विच इज सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन P, नॉट नेसेसरीली प्रेजेंट इन योर ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये पड़ता है कि हाउ डू वी इवेल्युएट, दिस इज डू बाय द वे, हाउ डू वी इवेल्युएट द मॉडल इफ वी डू नॉट हैव एक्सेस टू द टेस्ट डेटा व्हाइल ट्रेनिंग। ये मसला आ गया ना। अभी थोड़ी देर पहले लॉस निकालना सीखा है, अब ट्रेनिंग डेटा टेस्ट डेटा तो मैं आपको दे नहीं रहा, तो आप अपना एज को कंपेयर कैसे करेंगे? आप सारे एज के स्पेस के अंदर से अपना छोटा एज निकालेंगे कैसे? फंस गए ना कहीं ना कहीं। अब देखते हैं इसका हल क्या है। इसके लिए हम यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं वैलिडेशन सेट। पहली चीज तो आप एक बात समझ लें, जब आपने अपने डेटा में से टेस्ट डेटा अलग कर दिया है ना, तो जो बाकी बचा है ये आपका है। अब आप इसे जो मर्जी करें, जैसे मर्जी काटें पीटें, इसके साथ जो मर्जी हिस्से बनाएं, दैट्स नाउ अप टू यू, इट्स योर डेटा, प्ले विद इट। इसमें हमें मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज यू परफॉर्म वेल ऑन द टेस्ट डेटा जो मैंने अपने पास छुपा के रखा हुआ है, मिट्टी में गाड़ के रखा हुआ है। तो लिहाजा हम करते क्या है, एक आसान सा तरीका करते ये हैं कि आपके पास ये पूरे का पूरा डेटा था D, इसमें से ये टेस्ट डेटा अलग हो गया जो कि ज़मीन के अंदर चला गया, ये आपका ट्रेनिंग डेटा है। अब आपने इस ट्रेनिंग डेटा के अंदर एक फर्जी टेस्ट डेटा अपना खुद बना लिया, जिसके दो तरह के मकसद होते हैं। इसको हम वैलिडेशन डेटा कहते हैं या हेल्ड आउट डेटा भी कहते हैं। हेल्ड आउट डेटा एक जनरल टर्म है जो बाज़ दफ़ा टेस्ट डेटा के लिए भी यूज़ हो जाती है, और या फिर हम इसको डेव सेट भी कहते हैं। डेव सेट, आप डेव का टर्म भी इसके लिए देखेंगे, मेरी भी बल्कि एक स्लाइड में जो मैंने जुराफ्स्की की बुक से ली हुई है, शायद इसी स्लाइड पे आगे है, उसमें इसको हमने डेव कहा हुआ है। सो डेवलपमेंट सेट वो भी इसके लिए कहा जाता है। ये क्या है, जब टेस्ट डेटा अलग हो गया और इसको हमने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, इससे अब हमारा कोई मसला नहीं रहा, तो अब आपने इस अपने ट्रेनिंग डेटा के अंदर एक अपना ज़ाती टेस्ट डेटा बना लिया। एक मकसद इसका ये था कि अब मैं इसके ऊपर टेस्ट करके देखूंगा और अपने एज को कंपेयर करूंगा, यानी मैं ट्रेन करूंगा DTR के ऊपर और रिजल्ट्स निकालूंगा एज के DVA के ऊपर या डेव के ऊपर, जो भी इसको नाम दें। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि हम आगे जाकर देखेंगे हमारी पैरामीटर ट्यूनिंग एक चीज़ होती है। जब हम ऑप्टिमाइजेशन वाले तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ इवन हाइपर पैरामीटर्स होते हैं, उनको हमें ट्यून करना पड़ता है, उनकी कोई वैल्यूज़ निकालनी पड़ती हैं कि अच्छी वैल्यू क्या है। उसके लिए भी बार बार हमें टेस्ट डेटा को देखना पड़ता है, तो वो टेस्ट डेटा तो है नहीं हमारे पास, वो तो काम ही गलत था, तो लिहाजा उसको हम वैलिडेशन डेटा के ऊपर करते हैं। सो पैरामीटर ट्यूनिंग एंड एस्टिमेटिंग द एवरेज एरर, ये दो काम हैं जो आपके ज़ाती टेस्ट डेटा जिसको अब हम अब से वैलिडेशन डेटा कहा करेंगे या डेव डेटा कहा करेंगे, ये इसके ऊपर करते हैं हम। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक स्प्लिट ये हो सकता है कि यू हैव लाइक 80% ट्रेनिंग डेटा, 10% डेव डेटा एंड 10% टेस्ट डेटा। एक अंदाज ये भी है, एक अंदाज ये कि आप पहले इनिशियली एक स्प्लिट करते 80-20 की, ये आपका ट्रेनिंग हो गया, ये टेस्ट हो गया, और उसके बाद इसकी एक फर्दर स्प्लिट करते जिसमें आप इस 80-20 का जो 100 था ना, इसको दोबारा आप 80-20 कर लेते। सो इस 80 के अंदर से 80% ऑफ दिस 80 आपका ट्रेनिंग डेटा है, 20% ऑफ दिस 80 इज योर वैलिडेशन डेटा। दैट्स ऑल्सो अनदर टेक्निक दैट इज यूज्ड फॉर स्प्लिटिंग, के कितने पे स्प्लिट करना है। So you train on DTR, tune parameters or calculate the average error on DVA and finally test once on DTE। सब कुछ करके आप अपने ग्रे हिस्से के ऊपर, और आखिर में मुझे इस निकाल के दे देंगे कि जी इस डेटा पर अपना रिजल्ट निकालें। ठीक है, Another thing that we often do in this situation is cross validation। अच्छा, क्रॉस वैलिडेशन की बहुत सी किस्में, और ये हम इस दफ़ा कवर नहीं कर रहे डिटेल में, लेकिन अगर इवन आप विकीपीडिया के ऊपर जाकर क्रॉस वैलिडेशन सर्च करें तो यू फाइंड अ वेरी वेरी लॉन्ग लिस्ट जहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्रॉस वैलिडेशन है। और क्रॉस वैलिडेशन में अभी समझाता हूँ क्या होती है, लेकिन ये जो कुछ भी होती है, देयर आर मैनी टेक्निक्स ऑफ डूइंग दिस। इसमें आइडिया सिर्फ ये होता है कि ये जो आपका हिस्सा है ना ग्रे वाला, आप इसमें बजाय इसके कि एक ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट करें जिसमें फिर भी हो सकता है कोई पैटर्न्स पड़े हुए हों, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि फॉर एग्जांपल इसको पहले इतने हिस्से को आपने ट्रेनिंग डेटा बनाया और इतने हिस्से को वैलिडेशन बनाया, इस पे ट्रेन किया, इस पे वैलिडेट किया, यानी रिजल्ट्स निकाले, फिर उसके बाद इस हिस्से को ट्रेनिंग में शामिल कर लें और वैलिडेशन डेटा यहाँ कहीं बना लें।
और इस पूरे के पूरे ट्रेन करें और इस चीज़ के ऊपर टेस्ट करें। सो ये चीज़ फॉर एग्जांपल यहाँ जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ 10-fold क्रॉस वैलिडेशन। पूरा डेटा हमारा, उसमें से हमने टेस्ट डेटा को अलग कर दिया, इसे साइड पर रख दिया, पीछे हमारे पास बच गया ये हमारा ज़ाती डेटा। अब इसको हमने जैसे मर्जी यूज़ करना है। इसको हमने 10 मरतबा चलाया, पहली मरतबा इतने हिस्से पर ट्रेन किया और इतने हिस्से के ऊपर एरर निकाला, अगली मरतबा इतने हिस्से के ऊपर ट्रेन किया और इतने हिस्से पे एरर निकाला, एंड सो ऑन, वी केप्ट डूइंग दैट. So we did it 10 times. So every time we had a different data on which we were validating, और उस सब का हमने एवरेज करके एरर रिपोर्ट कर दिया. दिस इज माई एवरेज एरर ऑन माई ट्रेनिंग डेटा. और ये चीज़ आपने मुझे भेज दी, इसको मैंने अपने टेस्ट डेटा पर ट्राई किया जो अपने पास छुपा के रखा हुआ था, एंड आई टोल्ड यू कि जी मेरे पास जो डेटा पड़ा हुआ है उस पर आपका एरर इतना आ रहा है. सो दिस थिंग इज कॉल्ड 10-fold क्रॉस वैलिडेशन. इसकी बहुत सी फॉर्मेशंस हैं. यहाँ पर तो हमने टेस्ट डेटा अलग करके किया. इसकी ऐसी फॉर्मेशंस भी आप देखेंगे कि पूरी की पूरी फाइल, सो लेट्स से मैं आपको एक और इसकी किस्म दिखाता हूँ जहाँ ये पूरे का पूरा डेटा है लेकिन डेटा थोड़ा है आपके पास. आपने कहा मेरे पास तो हैं ही 20, 25, 30 सैम्पल्स, अब मैं क्या इसको ट्रेनिंग बनाऊँ और क्या मैं इसको टेस्ट बनाऊँ. तो मैंने आपसे कहा अच्छा आप ऐसा करें, आप ना 10-fold क्रॉस वैलिडेशन करें. पहली दफ़ा इस चीज़ को एज अ टेस्ट डेटा यूज़ करें. देखें अब मैं उस जो सीक्रेट चीज़ थी ना उसको करने का, जिसमें टेस्ट डेटा अलग कर दिया था, उसको ज़मीन से बाहर निकाल के आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि एक और भी तरीका है जो कि सेफ़ है, किया जा सकता है. आपने इतने हिस्से को टेस्ट डेटा बनाया, इतने पे ट्रेन किया, इस पर टेस्ट किया. अगली मरतबा आपने इस हिस्से को टेस्ट डेटा बनाया, बाकी पे ट्रेन किया, इस पे टेस्ट किया, रिपीट करते चले गए. सेम टेस्ट डेटा पर कभी भी 2 दफ़ा टेस्ट नहीं हुआ है, हर दफ़ा टेस्ट डेटा अलग है. ये 10 टाइम्स या 5 टाइम्स या 20 टाइम्स, वट एवर नंबर ऑफ फोल्ड्स ऑफ क्रॉस वैलिडेशन यू डूइंग, सो दिस इज नोन एज 10-fold क्रॉस वैलिडेशन. 5 दफ़ा करते तो 5-fold होती. ये वाले रिजल्ट्स भी रिलायबल हैं. बस इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, और ये कंक्लूजन ज़रा गौर से सुन लें. जब भी कभी आप अपना ट्रेनिंग टेस्ट वाला काम करने लगें और कहीं शुबा हो, तो अपने से किसी सीनियर से, जैसे आपके केस में आपके टीएज हैं या मैं हूँ, किसी से पूछ लें पहले, जिसे मशीन लर्निंग जो प्रैक्टिस करता हो, कि जो मैं ये स्प्लिट्स कर रहा हूँ डू दे मेक सेंस और नॉट. और जब कभी पेपर लिखें तो हमेशा मेक श्योर करें कि इस चीज़ पर अपने एडवाइज़र से, जिसके साथ भी काम कर रहे हैं, उससे पूछ लें अच्छी तरह और गौर कर लें कि डज़ योर स्प्लिटिंग मेक सेंस और नॉट, डज़ योर ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा मेक सेंस और नॉट. द मोस्ट एनॉइंग थिंग दैट हैपन्स इज कि आपका पेपर ये आएगा कि देखें जी मैंने स्पीच रिकग्निशन का नया तरीका निकाला है जिसने ओवरऑल एरर को 5% रिड्यूस कर दिया है, वर्ड एरर रेट कम हो गया. और मैं आपका पेपर पढ़ूंगा और मैं सर पकड़ के बैठ जाऊंगा कि यार इसने किस पे ट्रेन किया और किस चीज़ पे टेस्ट किया और कंपेयर किस चीज़ से कर रहा है. तो लिहाजा ये ज़रूर जहन में रखिए, इस किस्म के कंपैरिजंस में एक तो डेटा सेट सेम रहना भी बहुत ज़रूरी होता है, और फिर उस सेम डेटा सेट का सही तरह से इस्तेमाल होना भी बहुत ज़रूरी होता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड टेस्ट. ठीक है जी, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई. थोड़ा आगे चलते हैं. So finally train on the whole data set once before you ship out the whole thing. अच्छा जनाब, so here is a summary of the whole thing. जो कुछ हमने सीखा है ये उसकी एक क्विक सी समरी देख लेते हैं. So हम ये कह रहे हैं कि लर्निंग क्या होती है. लर्निंग ये होती है कि आपके पूरे के पूरे एज के अंदर, कैपिटल एज के अंदर से आपने एक कैंडिडेट एज निकाला. उसके बाद आपने ये फाइंड आउट किया कि मेरे ट्रेनिंग डेटा के ऊपर मिनिमम लॉस, ये जैसे अभी हमने देखा है, ट्रेनिंग डेटा के ऊपर एवरेज लॉस को मैंने मिनिमाइज किया, और वो एज मेरा कैंडिडेट निकल आया कि जी ये मेरा वो जवान है जो मेरे अपने डेटा के ऊपर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है. इसे मैंने भेज दिया एवेल्यूएशन के लिए. यही यहाँ पर जाकर खड़ा हुआ और इसने टेस्ट डेटा के ऊपर एवेल्यूएट हुआ, और जो एरर आया इसको मैंने कहा ये इसका टेस्टिंग एरर है. ठीक है, यानी मेरे टेस्ट डेटा पर आने वाला एरर. ये हमारा गोल तो नहीं था. गोल तो हमारा था जनरलाइजेशन एरर. ठीक है, जनरलाइजेशन एरर क्या था, वो ये था कि किसी भी सैंपल पर जो पी से आ रहा हो आप इस चीज़ को टेस्ट करें और एरर निकाल लें. सो नाउ वी आर क्लेमिंग दैट इफ द सैंपल्स इन दिस टेस्ट एरर, और ये पूरा काम करने के लिए जो आपके एक्स वाई हैं, इफ द सैंपल्स आर ड्रॉन IID from the same distribution P, then the testing loss is an unbiased estimator of the true generalization loss. ये जी कंक्लूजन पूरी चीज़ की, कि अगर आपने सही अंदाज में ट्रेनिंग टेस्ट की स्प्लिट की थी और उस सही स्प्लिट के बाद आपने अपने टेस्ट डेटा के ऊपर जाकर इसको टेस्ट किया है, तो आपका जो एरर आ रहा है, जो आपकी परफॉर्मेंस आ रही है, वो इस जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस तक अप्रोच कर रही है. और इसमें एक छोटी सी बात और भी है, इस पर पहले खुद गौर करें और फिर मैं आपको इसका आंसर देता हूँ. अगर आपका टेस्ट डेटा
का एरर पहुंचने लगेगा, अप्रोच करने लगेगा योर जनरलाइजेशन एरर तक इफ द साइज ऑफ योर टेस्ट डेटा अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इस पर गौर कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा टेस्ट डेटा इन्फिनिट साइज का हो जाए, इतने सैंपल्स आ जाएं कि वो इन्फिनिट हों, तो हमारा जो लॉस है टेस्ट डेटा के ऊपर, इट विल स्टार्ट अप्रोचिंग द ट्रू जनरलाइजेशन लॉस। ट्रू जनरलाइजेशन लॉस फॉर ऑल एक्स वाई सैंपल फ्रॉम पी तक ये पहुंचना शुरू हो जाएगा और उसका एरर ये बताने लगेगा। इस चीज़ को हम अभी मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर रहे इस पॉइंट पर, बट जिस तरह ये प्रूव हो सकती है वो है यूजिंग द वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। ठीक है, यूजिंग द वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। सर्च कीजिए वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स को, खुद से उसको एक दफ़ा पढ़ लीजिए, इट्स वेरी सिंपल। सो बेसिक आइडिया ये है कि ये द एम्पेरिकल एवरेज ऑफ डेटा ड्रॉन फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्जेस टू इट्स मीन। आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको इसकी एनिमेशंस भी मिल जाएंगी, कॉइन टॉस की और डिफरेंट चीज़ों की, जिससे आप अपने आप को फर्दर कायल कर सकते हैं। ठीक है, सो लर्निंग है आपके अपने डेटा पर, ट्रेनिंग डेटा पर, टेस्टिंग है आपके टेस्ट डेटा के ऊपर एक मरतबा। अगर टेस्ट डेटा आपका वाकई सही तरह स्प्लिट हुआ था तो इट्स अ गुड अप्रॉक्सीमेटर of your generalization loss, and if the size of your test data approaches to infinity, which will not happen, right? लेकिन हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं लिमिटिंग केस में अगर ये हो जाए तो then your loss calculated on the test data approaches to the true generalization loss। ठीक है, ये हमारे कंक्लूजन है। एक बात मैं छोटी सी यहाँ पे और करूँगा ख़त्म करने से पहले, कि हम अक्सर ना ये काम भी देख रहे होते हैं, और ये खैर अभी इसकी तफसील आगे जाकर आएगी, कि we can also keep tabs on both the error which the function is doing। यानी अगर फ़र्ज़ करें मैं थोड़ी देर के लिए आपको एक कंट्रोल सेटिंग दे दूं जहाँ पे मैं टेस्ट डेटा आपको पकड़ा दूं और आपसे ये कहूँ कि आप मुझे ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा दोनों पर अपने फंक्शन का, अपने एज का लॉस मुझे बताएं। जैसे जैसे आप एज को आपने लेट्स से हाइपोथेसिस क्लास फाइनलाइज कर ली ऑलरेडी, लेट्स से परसेप्ट्रॉन्स हैं और अब आप सही परसेप्ट्रॉन ढूंढ रहे हैं, तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली आपका ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा दोनों पे बहुत हाई लॉस आएगा। लेट्स से बहुत हाई लॉस आएगा, ये मेरी इटरेशंस हैं और ये मेरा एरर है। सो इनिशियली बहुत हाई लॉस आएगा बोथ ट्रेनिंग पर भी, और लेट्स से मैं यहाँ पर ये ब्लू से कर देता हूँ, टेस्टिंग पर भी, दोनों पे बहुत हाई लॉस आएगा। और उसके बाद ये लॉस कम होना शुरू हो जाएगा, ट्रेनिंग का भी और टेस्टिंग का भी, दोनों लॉसेस नीचे आना शुरू हो जाएंगे, यानी दोनों पे मेरा एल्गोरिथम बेहतर परफॉर्म करने लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरे टेस्टिंग डेटा का लॉस, जो ब्लू में मैंने इंडिकेट किया हुआ है, मेरे टेस्टिंग डेटा का लॉस जो है वो एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंच के बढ़ना शुरू हो जाएगा, जबकि मेरे ट्रेनिंग डेटा का जो लॉस है वो कम से कम होता चला जाएगा। सो ये आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा है, मेरे बनाने में थोड़ा मसला आ रहा है, जीरो पे टच नहीं हुआ ये। सो ये कम से कम होता चला जाएगा। सो वन ऑफ द लॉसेस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, क्लाइंबिंग, एंड द अदर लॉस विल कंटिन्यू टू गो डाउन। इसका मतलब होगा कि यहां से आगे आपने ओवर फिटिंग शुरू कर दी है। नाउ यू आर जस्ट फिटिंग टू योर ट्रेनिंग डेटा। आपने अपने ट्रेनिंग डेटा के ऊपर उसको इतना अच्छा करते चले जा रहे हैं कि वो जनरलाइजेबल नहीं रहा। ठीक है, यानी आपने मिसाल के तौर पर एक शख्स के लिए एक शर्ट बनानी थी, शर्ट सीनी थी, पहली शर्ट जो आपने बनाकर दी वो लेट से एक तंबू जितनी बड़ी शर्ट थी, उसके अंदर वो पूरा घूम ही गया। उसके बाद आपने वो शर्ट उसके लिए छोटी करना शुरू की। आइडियली आपका गोल एक शख्स की शर्ट नहीं था बल्कि जर्नल शर्ट्स बनाना था जो आप मार्केट में दे दें, जो सब पहन सकें। तो हम हर दफ़ा ये कर रहे हैं कि जो भी नई शर्ट बना के लाते हैं, अपने पास जो सैंपल मौजूद है उसको भी शख्स को पहनाते हैं और फिर बाहर से एक रैंडम आदमी पकड़ के लाते हैं, उसको भी पहनाते हैं, और उसके बाद हम ये शर्ट बनाते चले जा रहे हैं। अल्टीमेटली एक टाइम आएगा, पहले वो शर्ट छोटी होती जाएगी और दोनों को बेहतर से बेहतर फिट होती जाएगी। अल्टीमेटली अ टाइम विल कम कि जहां आपके यूज़र के लिए तो अब बिल्कुल परफेक्ट हो रही है, आपने स्लीव्स भी उसके बाजुओं पे बिल्कुल सेट करना शुरू कर दी, लेट्स से हाफ स्लीव थी, उसके कॉलर्स भी उसकी गर्दन पे सही जगह आ रहे हैं, उसके कंधे भी बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, कंधों का एंड भी बिल्कुल एग्जैक्ट है, शर्ट की लेंथ भी बिल्कुल एग्जैक्ट है। लेकिन अब बाकी सारे लोगों में से जब आप कुछ लेकर आते हैं तो उनकी फिटिंग इतनी अच्छी नहीं लग रही। सो नाउ यू आर बेसिकली ओवर फिटिंग द शर्ट टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। आपको यहां से पहले रुक जाना चाहिए था, उस पॉइंट पर रुक जाना चाहिए था जहां पे इस शख्स को भी ये ठीक फिट आ रही है और बाहर से लाए हुए किसी रैंडम आदमी के ऊपर भी ये ठीक इनफ फिट आ रही है जो कि इसके किसी साइज रेंज के अंदर का शख्स है। ठीक है, तो ये चीज पे हमने ख्याल रखना होता है कि वी फिट बट वी ट्राई नॉट टू ओवर फिट to the data which is present with us, because ultimately our model will be tested on general population, on people who are sampled from the same distribution but not in our training or validation sets.
आई होप कि ये गुफ्तगू आपकी समझ में आई है, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू थी। इसकी होने वाली गलतियाँ टू द कोर ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मशीन लर्निंग तक जाती हैं, तो लिहाजा इसको मज़ीद इस पर गौर भी कीजिए। अपने तौर पर पढ़ना चाहते हैं, इंटरनेट पर ढूंढना चाहते हैं, वो भी कीजिए। अभी बाय द वे हम बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ वगैरह उस तरह की चीज़ें, ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग फॉर्मली नहीं पढ़ रहे हैं, उसके लिए पूरे हमने अलग लेक्चर्स रखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन इन जनरल आपको ये जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी दे दिया है ओवर फिटिंग का, होपफुली ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।